So hello guys, welcome back to my channel HK Official, and yes, in this video we will be studying about the last unit of your CG, that is unit 6 introduction to animation and gaming. ठीक है, तो इससे पहले के सारे units of CG जो है वो already uploaded हैं channel के ऊपर. So if you want to prepare for your end sem, you can definitely go and check out those videos. एंड अब जो है हमारा यूनिट 6 भी हो जाएगा. सो डेफिनेटली सीजी का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो के साथ. सो व्हाट ऑल थिंग्स व्हिच वी हैव टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर यूनिट आर मेंशन्ड इन दिस स्लाइड. तो पहले तो देखो, अगर मेन टॉपिक्स की बात करें तो हमें सेगमेंट पढ़ना है, एनिमेशन पढ़ना है एंड यस गेमिंग पढ़ना है. तो सेगमेंट के अंदर बहुत ज्यादा सिंपल टॉपिक है एंड इसके ऊपर कंफर्म क्वेश्चंस होते हैं जो मैं आपको बताऊंगी आगे वीडियो में. एनिमेशन है, एनिमेशन के अंदर कुछ ज्यादातर हमें जो है शॉर्ट नोट्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं और गेमिंग के ऊपर भी सेम टाइप. सो ये कुछ आपके टॉपिक्स है जो कि हम इस वीडियो में पढ़ेंगे. तो पहले स्टार्ट कर लेते हैं सेगमेंट के साथ. इससे पहले बता दूं, इस पीपीटी का भी मेरे पास लाइन टू लाइन सोल्यूशन जो है वो मैं प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी. सो यू कैन गेट दैट ऑल्सो देयर. एंड जो नॉर्मल हैंड रिटन नोट्स हैं वो भी वहां पर जो है पूरी प्रिंटेड फॉर्मेट में मैंने अवेलेबल कर दिए हैं. बाकी पीपीटी भी जो है वो अगर आपको चाहिए होगी तो मुझे मेंबर्स बता देना एंड आई विल बी अपलोडिंग दिस ऑल्सो. वैसे तो आपको अगर और कुछ भी चाहिए तो आप जो है कमेंट करके मुझे बता सकते हो. सो वी विल बी डूइंग दैट एज वेल. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेगमेंट के साथ. तो सेगमेंट क्या होता है? ठीक है, सेगमेंट के अंदर आप ऐसा समझो, बहुत ज्यादा सिंपल वे में मैं आपको बताऊंगी. एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यहाँ पर हमें देखना है कि जो इमेज है, मतलब अगर समझो कि हमारे पास एक कोई भी इमेज है जो कि डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर है. लेट्स से यही इमेज है, ठीक है. तो इस इमेज को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें बहुत सारी और इमेजेस को ज्वाइन करना पड़ता है ना. अगर यहाँ पर भी हम देखें तो ये क्या है, हमारा सेगमेंट 1 है, और ये बात करें तो सेगमेंट 2 है, ये नीचे वाला बात करें तो सेगमेंट 3 है. तो मतलब क्या, तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में जो इमेज है हमारी डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर, इट इज कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल स्मॉलर पिक्चर्स और कंपोनेंट्स. ठीक है, तो वही क्या होता है, हमारा सेगमेंट होता है. ठीक है ना. और एग्जाम्पल की अगर देखो, यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया है, इन प्रैक्टिकल द इमेज ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन इज ऑफन कंपोज्ड ऑफ सेवरल पिक्चर्स. एग्जांपल अगर हम लिविंग रूम के इंटरनल प्लान की बात करें, सपोज जो है ना हम क्या कर रहे हैं कि इंटरनल प्लान कर रहे हैं हमारे लिविंग रूम का. तो उसमें कुछ भी हो सकता है, मे बी सोफा, टीवी, शोकेस और मे बी एनी ऑफ द थिंग. तो हमें कहाँ कहाँ उन पर्टिकुलर चीजों को रखना है, तो हम क्या करते हैं, हम सेगमेंट्स डिसाइड करते हैं. ठीक है, और अगर ऐसे बात करें तो ईच पिक्चर इज हैविंग डिफरेंट एट्रीब्यूट्स लाइक कलर, साइज एंड पोजीशन. हमें पता है कि हर सेगमेंट का या फिर हर पिक्चर की अगर हम बात करें तो उसके यूनिक एट्रीब्यूट्स होते हैं. मे बी उसका कलर अलग हो सकता है, इसका साइज अलग हो सकता है, पोजीशन अलग हो सकती है. तो ये जो एट्रीब्यूट्स है ना, ये हमेशा चेंज होते रहते हैं, मतलब पिक्चर टू पिक्चर, राइट. अब डिस्प्ले फाइल जो है एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि थर्ड पॉइंट में मैंने बताया हुआ है. द इमेज इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन डिस्प्ले फाइल विच इज नॉट एफिशिएंट टू डिस्प्ले सब पिक्चर स्ट्रक्चर. मतलब क्या कि अगर मैं उस इंटरनल प्लान ऑफ लिविंग रूम की बात करूं तो मैं सिंपल सेगमेंट्स के रूप में मैं सोफा दिखा रही हूँ, टीवी दिखा रही हूँ, मे बी मैं स्क्वायर का यूज करके मतलब ऐसा बस दिखा रही हूँ कि हाँ यहाँ पर सोफा होगा, यहाँ पे टीवी होगा, यहाँ पे शोकेस होगा और यहाँ पे कुछ भी होगा सपोज. तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं सिंपल पोजीशन बता रही हूँ, है ना. बट क्या हो सकता है, इनके इंडिविजुअल सब पिक्चर्स तो मैं नहीं बता रही हूँ ना. लाइक एग्जैक्टली सोफा तो नहीं बना रही हूँ मैं वहां पर, एग्जैक्टली टीवी तो नहीं बना रही हूँ मैं वहां पर. सो डिस्प्ले फाइल क्या है, द इंफॉर्मेशन फॉर एंटायर इमेज इज स्टोर्ड इन अ डिस्प्ले फाइल, बट दिस मेथड डज नॉट एफिशिएंटली रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ इंडिविजुअल सब पिक्चर्स. तो जो डिस्प्ले फाइल होती है उसके अंदर हम सिंपल सेगमेंट्स के हिसाब से जो अपने ऑब्जेक्ट्स है ना, जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं उनको दिखा रहे होते हैं एंड उनके अंदर उन इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स का जो पिक्चर है वो नहीं होता है. ठीक है, तो डिस्प्ले फाइल क्या होती है, ये आपको आई होप समझ में आया होगा. सो टू अचीव दिस डिस्प्ले फाइल डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स. ठीक है, तो इसीलिए सेगमेंट्स का यूज करके हम क्या करते हैं, उन एफिशिएंसी को ओवरकम करते हैं. वो डिस्प्ले फाइल को बेसिकली हम सेगमेंट्स में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं. ठीक है,
तो ईच सेगमेंट जो है करस्पॉन्डिंग टू द कंपोनेंट ऑफ ओवरऑल डिस्प्ले एसोसिएट अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स लाइक विजिबिलिटी और साइज। तो बेसिकली हर जो सेगमेंट है वो क्या करता है, उसके खुद के एट्रीब्यूट्स होते हैं, खुद के सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो मे बी विजिबिलिटी और साइज के हिसाब से हम उनको क्या कर सकते हैं, वहां पे प्लेस कर सकते हैं, ठीक है, सेगमेंट्स के हिसाब से। लास्ट स्लाइड में ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया जा रहा है। तो अगर आपने थर्ड यूनिट पढ़ा होगा 2D 3D ट्रांसफॉर्मेशन वाला, तो उसमें हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि हाँ, स्केलिंग, रोटेशन, ट्रांसलेशन हम कैसे करते हैं। तो अगर हम सेगमेंट्स का यूज करते हैं ना ऐसे प्लान्स के अंदर, तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना, स्केलिंग, रोटेशन, ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसलेशन, तो बेसिकली इनको हम इजियर कर रहे हैं अगर हम उनको सेगमेंट का यूज करके बना रहे हैं तो, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द सेगमेंट्स। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि डिफाइन सेगमेंट्स, तो सिंपल आप ऐसे ही कर सकते हो कि द इमेज ऑन अ डिस्प्ले स्क्रीन इज ऑफन कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल स्मॉलर पिक्चर्स और कंपोनेंट्स। सो बेसिकली वो जो स्मॉलर पिक्चर्स होती हैं वो हमारी सेगमेंट्स होती हैं, ठीक है। सो ये डायग्राम बहुत ज्यादा आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ, सेगमेंट होता क्या एग्जैक्टली। बाकी डिस्प्ले फाइल वगैरह का भी हमने यहाँ पर देखा है कॉन्सेप्ट। तो आई होप कि सेगमेंट क्या होता है ये इस स्लाइड से आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेगमेंट टेबल, ठीक है। तो सेगमेंट टेबल देखो, अब टू आइडेंटिफाई ईच सेगमेंट नीड सेगमेंट नेम एंड डिस्प्ले फाइल लोकेशन। अब हमें पता है कि हमारी डिस्प्ले फाइल में सारी सेगमेंट्स के हिसाब से चीजें अवेलेबल है, राइट। तो अगर हमें किसी सेगमेंट को आइडेंटिफाई करना है तो पहले तो हमें उस सेगमेंट का नाम पता होना चाहिए, है ना। उसके बाद उसका डिस्प्ले फाइल के अंदर लोकेशन भी पता होनी चाहिए। समझ में आ रही है मेरी बात। तो ये जो होता है ना, ये लोकेशन, ये सब सेगमेंट नेम वगैरह, ये सब कहाँ पे प्रेजेंट होता है गाइस, ये प्रेजेंट होता है सेगमेंट टेबल के अंदर, ठीक है। अब इसका पर्पस क्या है, तो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है ना, जो सेगमेंट टेबल का स्ट्रक्चर है, ये यूज किया जाता है टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल सेगमेंट्स, ठीक है। तो इसीलिए इसको सेगमेंट टेबल भी बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है हमारी सारे के सारी सेगमेंट्स की, ठीक है। So this table helps keep track of important segment related details and making it easier to access and manipulate them, ठीक है। अब इसके अंदर हम कैसे करते हैं, कौन सा रिप्रेजेंटेशन यूज कर रहे होते हैं, तो हम एरे रिप्रेजेंटेशन यूज कर रहे होते हैं, विच कैन स्टोर साइज, अनदर कैन स्टोर कलर। तो ऐसे अलग अलग एरे का यूज करके हम क्या करते हैं, टेबल डिजाइन करते हैं। तो अगर आप टेबल देखो तो यहाँ पे देखो सेगमेंट नंबर है, फिर सेगमेंट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, सेगमेंट का साइज है ना, फिर स्केल एक्स, यानी कि उसकी एक्स में साइज क्या है, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में क्या स्केल है, देन कलर और विजिबिलिटी। तो ऐसा जो है ना हम स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, तो ये क्या होता है, हमारा सेगमेंट टेबल होता है। तो इसको डिफाइन करना तो बहुत सिंपल है। आई होप आई हैव मेड दिस कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर। Okay, each row of segment table represent information of one segment including name, color, size, visibility। तो ये जो टेबल है आप इसको ध्यान रख सकते हो, ये जो है स्टार्ट, साइज, स्केल एक्स, स्केल वाई, कलर, विजिबिलिटी, और इसका लिंक कहाँ कहाँ होता है, तो ये बेसिकली हम इसके अंदर शो कर रहे होते हैं। तो बहुत ज्यादा सिंपल वे में हम इसको शो कर सकते हैं बाय यूजिंग सेगमेंट टेबल। एग्जाम्पल, इफ वी वांट फोर्थ सेगमेंट विजिबल, तो द नंबर 4 सेगमेंट विजिबिलिटी एरे एंट्री विल बी ऑन। तो बेसिकली अगर हमें थर्ड सेगमेंट की बात करनी है तो हमारी जो इसकी विजिबिलिटी है हम उसको ही ऑन कर देंगे। तो पूरे डिस्प्ले फाइल के अंदर हमें सिर्फ वही सेगमेंट 3 है ना, वो ही विजिबल होगा। तो ये सेगमेंट टेबल बहुत ज्यादा इजी होता है, क्योंकि हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं कि कौन सा सेगमेंट कहाँ है, क्या नहीं है, उसका साइज क्या है, उसका कलर क्या है, सब कुछ जो है हम उस सेगमेंट टेबल से एक्सेस कर सकते हैं। अल्टरनेटिव अप्रोच इन लिंक लिस्ट, एक्स्ट्रा फील्ड रिक्वायर, दैट इज लिंक और पॉइंटर विच गिव्स लोकेशन ऑफ सेगमेंट इन द सेगमेंट फाइल। तो बेसिकली हम एरे का ही यूज करके इस टेबल को बना रहे हैं। तो सपोज अगर हम लिंक लिस्ट का भी इसके अंदर यूज कर लेते हैं, तो हमें जो है लिंक या जो उसके अंदर पॉइंटर होता है, हमें पता है, हमने लिंक लिस्ट एफडीएस में पढ़ा हुआ है, हमें पता है कि उसमें पॉइंटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वो जो पॉइंटर है ना, वो क्या करता है, वो हमें लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन जो है ना उस सेगमेंट की, वो हमें सेगमेंट टेबल से उठा के दे रहा होता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है अगर हम लिंक लिस्ट का भी इसमें यूज करते हैं। तो एडवांटेजेस क्या होंगे, नो लिमिट ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ साइज एंड डायनामिक, ठीक है। तो बेसिकली ये डायनामिक होता है, इसका मतलब ये है हम कुछ मतलब कोई साइज एलोकेट नहीं कर रहे हैं। सेकेंड, ऑर्डरिंग एंड सॉर्टिंग इज क्वाइट इजी, ठीक है। तो सॉर्ट वगैरह, ऑर्डरिंग वगैरह सिंपल इजी फॉर्मेट में हम कर सकते हैं। सो आई होप आई हैव मेड दिस कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर। तो अगर मैं आपको सिंपल बताऊं, देखो
सेगमेंट के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा कि अगर सपोज एक डिस्प्ले फाइल, अब डिस्प्ले फाइल का हमें एग्जैक्टली मतलब समझ में आ गया, आप उसको एक मैप की तरह समझ सकते हो जिसमें जो अलग अलग चीजें हैं वो ऑब्जेक्ट्स हो या फिर कोई भी हो, वो बेसिकली सेगमेंट के हिसाब से बनाए गए हैं, सेगमेंट का यूज करके बनाए गए हैं। तो वो सेगमेंट क्या है, बेसिकली बहुत छोटे 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 स्मॉल स्मॉल हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि हमें बड़े से ऑब्जेक्ट्स को अगर शो करना है तो हम उसके स्मॉल स्मॉल ऑब्जेक्ट्स से उसको शो कर रहे होते हैं। तो अगर हमें बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर शो करना है तो हम बड़ी बड़ी चीजों को भी थोड़ा छोटा करके उसके अंदर दिखाते हैं। तो बेसिकली इट एवरीथिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ सेगमेंट। तो सेगमेंट को ऑर्गेनाइज करना है हमें, उसके अंदर बहुत सारी चीजें जैसे कि कलर, साइज, विजिबिलिटी, अलग अलग चीजें उसकी होती हैं, तो वो सब एक्सेस करने के लिए हम कंप्लीट सेगमेंट टेबल का यूज करते हैं। एंड उसके अंदर भी हम एरे का यूज कर रहे होते हैं। तो प्लीज थोड़ा सा याद रखना, सेगमेंट टेबल पे अगर आपको क्वेश्चन आता है तो ये वाला जो छोटा सा टेबल है ये आपको बनाना है। इसमें सेगमेंट स्टार्ट, सेगमेंट साइज, स्केल एक्स, स्केल वाई, कलर, विजिबिलिटी, लिंक, ये कुछ आपके कॉलम्स होंगे। ठीक है, सो आई होप आई हैव मेड दिस सेगमेंट टेबल कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर सेगमेंट टेबल के फंक्शंस हैं। ठीक है, सेगमेंट टेबल के फंक्शंस हैं। सो बेसिकली हमें ये 4 फंक्शंस में से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊं तो आपको कोई भी फंक्शन पूछ सकते हैं। अदरवाइज आपको क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि एक्सप्लेन एनी 2 और एनी 3 ऑफ द फंक्शंस। तो बेसिकली उन फंक्शंस का आपको एल्गोरिदम लिखना होता है। ठीक है, फंक्शंस है ना, राइट। हम प्रोग्रामिंग रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो अगर हमें किसी सेगमेंट को क्रिएट करना है तो उसका एल्गोरिदम लिखना है, क्लोज करना है तो उसका एल्गोरिदम लिखना है, रीनेम करना है तो उसका एल्गोरिदम लिखना है, अगर डिलीट करना है तो उसका एल्गोरिदम लिखना है। तो बेसिकली ये 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं एंड इनके एल्गोरिदम इतने सिंपल हैं कि आप खुद अपने मन से लिख सकते हो। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो क्रिएट सेगमेंट करने के लिए क्या एल्गोरिदम है ये आप देखो। क्रिएट सेगमेंट करने के लिए एक चीज याद रखो, अगर कोई सेगमेंट पहले से ओपन होगा तो हम नया सेगमेंट नहीं बना सकते, ये बात हमेशा याद रखना। अगर कोई सेगमेंट सेम नाम से होगा तो भी हम उस नाम का सेगमेंट नहीं बना सकते। ठीक है, आप इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हो कि लाइक प्रोग्रामिंग के अंदर अगर कोई फाइल है, ठीक है, तो सेम नाम की हम फाइल बना सकते हैं या नहीं बना सकते, राइट। तो बेसिकली यही हमें करना है। एंड अगर एक फाइल ओपन है, ठीक है, हम उसी वक्त दूसरी फाइल ओपन नहीं कर सकते। वंस वी हैव टू क्लोज दैट पर्टिकुलर फाइल एंड देन वी हैव टू ओपन द अदर वन। ठीक है, तो ये होता है। तो बेसिक हम सेगमेंट से भी उसका जो है ना सेम अंदाजा लगा सकते हैं। सो फर्स्ट जो है आप एल्गोरिदम के अंदर देखो, फर्स्ट स्टेप यही है कि चेक वेदर एनी सेगमेंट इज ओपन। इफ सो यानी कि अगर ओपन होगी तो आपको एरर मैसेज डिस्प्ले करना है। कौन सा एरर मैसेज आप डिस्प्ले कर सकते हो कि सेगमेंट इज स्टिल ओपन, एंड डायरेक्टली आप स्टेप 9 पे चले जाओगे। एंड स्टेप 9 क्या है आपका? स्टॉप है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो फर्स्ट आपको समझ में आ गया, चेक वेदर एनी सेगमेंट इज ओपन, इफ सो डिस्प्ले एरर मैसेज, सिंपल। ओके, सेकेंड क्या है, आपको रीड करना है यूजर से कि आपको कौन सा सेगमेंट बनाना है। ठीक है, तो न्यू सेगमेंट का नेम आप रीड करोगे। अब आप जब रीड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो सेगमेंट का नाम क्या है। तो थर्ड में आप क्या चेक करोगे? चेक वेदर द न्यू सेगमेंट नेम इज वैलिड। वैलिड मतलब क्या कि वो सेगमेंट नेम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, राइट। तो अगर वो फॉलो हो रहे हैं, बेसिकली जैसे फाइल नेम करने के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हम स्पेशल सिंबल्स यूज नहीं कर सकते। अगर ऐसा है तो हमें फिर भी एरर मैसेज दिखाना है, क्या? नॉट अ वैलिड सेगमेंट नेम एंड वी हैव टू स्टॉप द प्रोग्राम। ओके, फोर्थ चीज में आपको आके ये चेक करना है कि अगर वो सेगमेंट नेम वैलिड है, ठीक है, अब वो सेगमेंट नेम वैलिड तो है क्या, लेकिन वो एग्जिस्ट तो नहीं करता है उसी सेम नेम लिस्ट के अंदर, कहीं वो पहले से एग्जिस्ट तो नहीं करता है। अगर एग्जिस्ट करता होगा तो हम एरर मैसेज डिस्प्ले करेंगे कि सेगमेंट नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, तो यस, यही बच्चों वाला एल्गोरिदम है। हमें ज्यादातर एरर मैसेजेस के ऊपर जो है ना फोकस करना है। काम तो छोटू सा होगा जो कि अब इसके बाद शुरू होगा। तो चलो देखते हैं। यहाँ तक अगर हम आ गए, इसका मतलब कि हमारा सेगमेंट जो है वो न्यू है और हमारे सेगमेंट जैसा कोई और सेगमेंट प्रेजेंट भी नहीं है ना, और हमारे सेगमेंट का नेम जो है वो वैलिड है। तो अब हमें जो है अपने सेगमेंट के बनाने पे फोकस करना है। तो पहले तो हम इनिशियलाइज करेंगे द स्टार्ट ऑफ द सेगमेंट एट द नेक्स्ट फ्री स्टोरेज एरिया इन द डिस्प्ले फाइल। यानी कि जैसे अगर मैं आपको टेबल दिखाऊं, सेगमेंट टेबल, ठीक है, तो देखो अगर सपोज मैंने यहाँ 5 तक मेरे पास सेगमेंट प्रेजेंट है, अब मुझे न्यू सेगमेंट बनानी है, तो मैं क्या करूंगी? मैं नेक्स्ट एक और कॉलम क्रिएट करूंगी। इसका मतलब मेरी मेमोरी लोकेशन में मैं एक और स्पेस को एलोकेट कर रहे होंगे। तो बस वही करना है, वी हैव टू इनिशियलाइज द साइट ऑफ स्टार्ट ऑफ द सेगमेंट एट द नेक्स्ट फ्री स्टोरेज एरिया। समझ में आ रही है मेरी बात? डिस्प्ले फाइल के अंदर। ओके,
अब 6th में हमने उसको मेमोरी भी एलोकेट कर दी है ना। अब क्या करना है, हमें उस सेगमेंट का जो साइज है वो इक्वल टू 0 करना है, क्योंकि हो सकता है उसमें से पहले से कुछ अवेलेबल हो या फिर गार्बेज कुछ वैल्यूज प्रेजेंट हो, तो बेसिकली हमें उसको मतलब इनिशियलाइज कर देना है बाय 0। फिर 7th स्टेप क्या है, इनिशियलाइज ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ सेगमेंट टू देयर डिफॉल्ट वैल्यूज। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, यहीं पे आके देख लो, स्टार्ट, साइज, स्केल एक्स, स्केल वाई, कलर, विजिबिलिटी, ये सब क्या है, इसके एट्रीब्यूट्स है, राइट। तो इन सबको हमें क्या कर देना है, हमें कर देना है डिफॉल्ट वैल्यूज। में भी 0 हो सकती है या फिर कलर है तो नन हो सकता है, तो अलग अलग उनके डिफॉल्ट वैल्यूज के हिसाब से उनको भी इनिशियलाइज कर देना है। 8th में हमें क्या कर देना है कि फाइनली हमारा जो सेगमेंट है वो ओपन हो चुका है, so indicate that the new segment is now open, and 9th में stop। था ना बहुत ज्यादा सिंपल। अब आप वापस से रीड करो, आपको लर्न हो जाएगा। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू ताकि आपको लर्न भी हो जाए, क्योंकि ये टाइम नहीं है कि आप अब मेरा वीडियो देखोगे उसके बाद आप अपने आप प्रिपरेशन करोगे। प्लीज आप ऐसा समझो कि वीडियो देख रहे हो उसका मतलब आप लर्न ही कर रहे हो। मतलब जैसे सीजी सब्जेक्ट है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो हमें लर्न ही करना है, जो चीजें समझने की है वो हम समझ रहे होंगे, ठीक है। सो आई होप आई हैव मेड दिस क्रिएट सेगमेंट क्लियर। तो एक बार वापस से पढ़ लेते हैं एल्गोरिदम को। फर्स्ट स्टेप में क्या है, चेक वेदर एनी सेगमेंट इज ओपन। अगर ओपन है तो एरर मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे कि सेगमेंट इज स्टिल ओपन एंड डायरेक्टली गो टू स्टेप 9। सेकंड में हम रीड करेंगे उस न्यू सेगमेंट का नेम। थर्ड में हम चेक करेंगे कि वो न्यू सेगमेंट वैलिड तो है क्या। अगर नहीं है तो हम डिस्प्ले कर देंगे एरर मैसेज कि नॉट अ वैलिड सेगमेंट एंड वी विल गो टू स्टेप 9। फोर्थ में हम क्या चेक करेंगे कि ये जो न्यू सेगमेंट नेम है क्या ये ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं करता है सेम नेम लिस्ट में। अगर एग्जिस्ट करता है तो अगेन डिस्प्ले करेंगे एरर मैसेज सेगमेंट नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड वी विल गो टू स्टेप 9। 5th के अंदर आके हम इनिशियलाइज कर देंगे स्टार्ट ऑफ द सेगमेंट एट नेक्स्ट फ्री स्टोरेज एरिया इन डिस्प्ले फाइल। 6th में हम इनिशियलाइज कर देंगे साइज ऑफ द सेगमेंट इक्वल टू 0। 7th में हम इनिशियलाइज कर देंगे ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ सेगमेंट टू देयर डिफॉल्ट वैल्यूज। 8th के अंदर हम इंडिकेट कर देंगे कि यस हमारा जो न्यू सेगमेंट है वो ओपन हो चुका है एंड एट लास्ट स्टॉप। So this was complete algorithm for create। अब क्लोज करना है हमें किसी सेगमेंट को, तो देखो ये सिर्फ इतने से स्टेप्स है। देखो उसके अंदर भी हमारे देखो फर्स्ट स्टेप क्या है, चेक वेदर एनी सेगमेंट इज ओपन। अगर ओपन है तो हम उसको जो है क्लोज नहीं कर सकते बेसिकली कि नो ओके कोई सेगमेंट ओपन होगी तभी हम उसको क्लोज कर सकते हैं। तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या कोई सेगमेंट ओपन है। अगर नहीं है ओपन तो हम उसको क्लोज कहां से करेंगे बेसिकली। सो वी हैव टू चेक वेदर एनी सेगमेंट इज ओपन। इफ नो देन वी हैव टू डिस्प्ले कि नो सेगमेंट ओपन एंड वी विल गो टू स्टॉप। देन सेकेंड क्या है हमारे पास, चेक द नेम ऑफ करंटली ओपन सेगमेंट से 0। ओके लेट्स से 0 कि हमें उसको ओपन करना है। अगर 0 है तो वो क्या है, एक अननेम्ड सेगमेंट है, ठीक है। नाउ थर्ड we have to delete any unnamed segment instructions which may have been saved, that is initialize the unnamed segment with no instructions। बेसिकली अगर हमने उसको 0 बोला है इसका मतलब क्या है, वो unnamed segment है और उस unnamed segment के instructions को जो मतलब जो भी सेव हुए होंगे हमें उनको भी डिलीट करना होगा बेसिकली। तो वो भी हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शंस बेसिकली उस सेगमेंट के अंदर होंगे वो। देन फोर्थ में हम इनिशियलाइज कर देंगे स्टार्ट ऑफ द अननेम्ड सेगमेंट एट द नेक्स्ट फ्री स्टोरेज एरिया इन डिस्प्ले फाइल। एंड फिफ्थ के अंदर हम इनिशियलाइज कर देंगे साइज ऑफ द अननेम्ड सेगमेंट, यानी बेसिकली उस सेगमेंट का साइज ही हम 0 कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली मतलब अननेम्ड सेगमेंट अन साइज मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि उसमें कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, तो बेसिकली वो क्लोज हो जाएगी एंड दैट वाज द लास्ट। ओके तो ये था आपका क्लोज सेगमेंट। थर्ड के अंदर हमें डिलीट करना है, ठीक है। सो इसके अंदर क्या करना होगा, देखो फर्स्ट क्या है, हमें रीड करना है नेम ऑफ द सेगमेंट जिसको हमें डिलीट करना है, ठीक है। सेकंड के अंदर हम चेक करेंगे कि वो सेगमेंट नेम जो है वो वैलिड तो है क्या, नहीं है वैलिड तो वी विल से कि सेगमेंट नॉट वैलिड एंड वी विल गो टू स्टेप 8। थर्ड के अंदर वी विल चेक वेदर जो सेगमेंट है हमारी वो ओपन है। अगर ओपन है तभी हम क्या करेंगे, देखो चेक वेदर द सेगमेंट इज ओपन, इफ यस डिस्प्ले एरर मैसेज कि कांट डिलीट द ओपन सेगमेंट। तो पहले हमें उसको क्लोज करना पड़ेगा। क्लोज करने के लिए ये एल्गोरिदम फॉलो करनी होगी एंड जब वो क्लोज हो जाएगी देन वी आर एबल और कैपेबल ऑफ डिलीटिंग दैट पर्टिकुलर सेगमेंट, ठीक है। तो इसलिए इसके लिए भी हमारे पास एरर मैसेज है कि अगर सेगमेंट ओपन है तभी हम क्या बोलेंगे कि कांट डिलीट द ओपन सेगमेंट।
फिर फोर्थ के अंदर चेक वेदर द साइज ऑफ सेगमेंट इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि उसको अगर वो ग्रेटर देन 0 होगा तभी हम उसको जो है डिलीट कर सकते हैं ना। सो इफ नो वी विल देन नो प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड, क्योंकि सेगमेंट कंटेन्स नो इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो उसको डिलीट करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। फिर शिफ्ट द डिस्प्ले फाइल एलिमेंट्स विच फॉलो द सेगमेंट विच इज टू बी डिलीटेड बाय इट्स साइज, यानी कि हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे डिस्प्ले फाइल एलिमेंट्स को जो कि फॉलो करेंगे, दैट मीन्स वो सेगमेंट को बेसिकली उस सेगमेंट को हमें डिलीट करना है, ठीक है। सो शिफ्ट द डिस्प्ले फाइल एलिमेंट्स विच फॉलो द सेगमेंट विच इज टू बी डिलीटेड बाय इट्स साइज, ठीक है। देन वी हैव टू रिकवर द डिलीटेड स्पेस बाय रीसेटिंग द इंडेक्स ऑफ द नेक्स्ट फ्री इंस्ट्रक्शंस। बेसिकली अगर ये हमारा सेगमेंट टेबल है एंड हमने 2 को डिलीट कर दिया है तो जो 3 है वो नेक्स्ट इसमें क्या चला जाएगा, 2 पे चला जाएगा। बेसिकली ये सब शिफ्ट हो जाएंगे ऊपर की तरफ। सो दैट वाज द थिंग व्हिच इज सेड हियर, and we have to adjust the starting positions of the shifted segments by subtracting the size of the deleted segment। तो जो साइज होगा ना वो भी हम क्या करेंगे यहाँ पर अपडेट कर देंगे as per the segment to segment, ठीक है। सो दिस वाज द कंप्लीट एल्गोरिथम फॉर डिलीट सेगमेंट। देन अगर हमें रीनेम करना है तो क्या करना होगा, देखो फर्स्ट के अंदर वी विल चेक वेदर बोथ ओल्ड एंड न्यू सेगमेंट नेम्स आर वैलिड, ठीक है। दोनों भी पहले तो नेम जो है वो वैलिड होने चाहिए, तभी जाके हम सेगमेंट का नेम बदल सकते हैं। तो अगर नहीं है वैलिड तो बेसिकली हम एरर डिस्प्ले करवा देंगे। सेकेंड, चेक वेदर एनी ऑफ द 2 सेगमेंट्स आर ओपन, ठीक है। तो दोनों अगर दोनों का नेम अलग अलग है, बेसिकली ऐसा भी हो सकता है दोनों नाम की सेगमेंट्स प्रेजेंट हो एंड ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ओपन हो, ठीक है। तो वो भी हमें चेक करना होगा। वी हैव टू चेक वेदर द न्यू नेम वी आर गोइंग टू गिव टू द ओल्ड सेगमेंट इज नॉट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द डिस्प्ले फाइल। ऑफ कोर्स वो जो ओल्ड जो हमारा सेगमेंट है उसको जो हम न्यू नेम असाइन करने वाले हैं वो न्यू नेम की कोई सेगमेंट ऑलरेडी हमारी फाइल के अंदर प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। अगर है तो हम बोल देंगे क्या, सेगमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड स्टॉप कर देंगे। और जब ये सब एरर्स हम मतलब ओवरकम कर लेंगे उसके बाद क्या बोलेंगे, वी हैव टू कॉपी द ओल्ड सेगमेंट टेबल एंट्री इनटू द न्यू पोजीशन एंड एट लास्ट हम ओल्ड सेगमेंट है ना उसको डिलीट कर देंगे एंड देन वी विल बी स्टॉप, ठीक है। तो बेसिकली हमें रीनेम करने के लिए ओल्ड सेगमेंट को डिलीट करना पड़ेगा। दैट वाज द थिंग। ना हमने एल्गोरिदम सब पढ़ लिए गाइस, ये इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम थी एंड डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही आता है सेगमेंट फंक्शंस के, मतलब जो क्रिएट सेगमेंट है हमारा, डिलीट है, क्लोज है, रीनेम है। तो एक बार एग्जाम से पहले भी जाके ना इनको रिवाइज कर लेना अच्छे से, तो आप बहुत अच्छे से इनको लिख सकते हो। देन कमिंग टू सेगमेंटेबल फंक्शंस के एडवांटेजेस, तो बेसिकली इन एडवांटेजेस ऑफ सेगमेंट्स लिखा हुआ है। वी हैव फर्स्ट क्या है, अलाउ डिस्प्ले फाइल इनटू सब पिक्चर स्ट्रक्चर। हमारी जो डिस्प्ले फाइल है उसमें बहुत सारी चीजें पिक्चर्स पहले से प्रेजेंट होती है, इसीलिए सब पिक्चर स्ट्रक्चर के अंदर हमारे डिस्प्ले फाइल को डिवाइड करती हैं सेगमेंट्स, ये एक एडवांटेज है। सेकेंड, वी कैन अप्लाई डिफरेंट सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स टू डिफरेंट सेट ऑफ इमेज, है ना, उनके अपने अपने कलर, अपने अपने साइज, अपनी अपनी पोजीशन हम वहां पे मेंशन कर सकते हैं। सिलेक्टिव पोर्शन ऑफ इमेज कैन बी डिस्प्लेड, जैसे मैंने बोला था कि अगर हम लेट से मुझे सेगमेंट 3 को देखना है तो उसी की विजिबिलिटी ऑन होगी, तो बेसिकली उसी पर्टिकुलर पोर्शन जो है वो मुझे दिख रहा होगा, तो सिलेक्टिव पोर्शन जो है वो भी मैं डिस्प्ले कर सकती हूँ, ये भी एडवांटेज है सेगमेंट की। देन चेंजेस आर इजी एंड फास्टर विद द सेगमेंट, ठीक है। तो चेंजेस वगैरह जो भी है हम बहुत इजीली और फास्टर वे में कर सकते हैं एंड बहुत सारे एल्गोरिदम्स है जिनको हम अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। क्लियर? सो दैट वाज ऑल अबाउट द सेगमेंट्स। अब इमेज ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो इमेज ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हमारे पास क्या है, देखो फर्स्ट में इमेज है हमारे पास ओरिजिनल इमेज, सेकेंड में है सेगमेंट 2 जिसमें हमने ट्रांसलेट किया है एक्स, ओके। इसका मतलब क्या था, इसमें यहाँ पे देखो तो इतना स्क्वायर था और यहाँ पे देखो तो पतला हो गया, तो बेसिकली एक्स ट्रांसलेट किया। सेकेंड यानी कि थर्ड पिक्चर में देखो सेगमेंट 2 की विजिबिलिटी जो है वो ऑफ कर दी है। किसकी विजिबिलिटी ऑफ कर दी है बताओ मुझे, यहाँ पर ये जो सन है ना बेसिकली उसकी विजिबिलिटी जो है वो ऑफ कर दिया। आई होप आई हैव मेकिंग द डिफरेंस, ठीक है। तो देखो अगेन आई एम टेलिंग यू क्या डिफरेंस हुआ है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सेगमेंट 1 में, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी ओरिजिनल इमेज, एक हाउस स्ट्रक्चर है ना जिसमें रेड रूफ है और येलो बॉडी है उसकी, है ना। और सेगमेंट 2 में, सेगमेंट 1 है ये, ओके, यहाँ पर कुछ यस ये सेगमेंट 1 है, ये सेगमेंट 2 है। तो ये सेगमेंट 2 क्या है आपका, एक येलो सर्कल है, लेट्स से वो सन है आपका, है ना। तो बेसिकली ये ओरिजिनल इमेज थी।
बी पिक्चर के अंदर देखो, इसमें हमने ट्रांसलेट किया है x, इसका देखो जो येलो सर्कल है जो कि सेगमेंट 2 है, वो क्या कर दिया है हमने हॉरिजॉन्टली शिफ्ट कर दिया है ना, हॉरिजॉन्टली शिफ्ट कर दिया, इसका मतलब ट्रांसलेट कर दिया है अलोंग द एक्स एक्सिस। समझ में आ रही है मेरी बात? अब थर्ड के अंदर अगर हम देखें तो सेगमेंट 2 की विजिबिलिटी ही ऑफ कर दिया, यानी वो येलो सर्कल हमें दिख ही नहीं रहा, इट इज हिडन, है ना, डिमॉन्स्ट्रेटिंग द विजिबिलिटी एट्रीब्यूट बीइंग टर्न्ड ऑफ। ठीक है, अब इसके एल्गोरिदम की बात करते हैं। तो देखो फर्स्ट एल्गोरिदम में हम रीड करेंगे सेगमेंट नेम को। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, पहले तो देखेंगे कि चेक जो सेगमेंट नेम है वो वैलिड है या नहीं, यानी कि सेगमेंट 2, तो वो क्या करेंगे, हम पहले चेक करेंगे कि वो वैलिड है या नहीं। इफ नो तो हम क्या कर देंगे, डिस्प्ले एरर कर देंगे एंड बेसिकली स्टॉप कर देंगे। इसकी एल्गोरिदम हम लिख रहे हैं, ठीक है, इमेज ट्रांसफॉर्मेशन की। सेकेंड देखो तो हम रीड करेंगे ट्रांसलेशन फैक्टर, जो भी होगा tx होगा या ty होगा, है ना। इस केस में tx है क्योंकि हम x एक्सिस के साथ डील कर रहे हैं, एंड कुछ y एक्सिस के साथ भी करेंगे तो वो भी होगा। थर्ड के अंदर हम सेट करेंगे ट्रांसलेशन बेसिकली पैरामीटर ट्रांसलेट, यानी tx को और ty को, एंड दोनों भी हम किसके लिए कर रहे हैं, सेगमेंट 2 के लिए कर रहे हैं। ठीक है ना, तो आई होप आई एम मेकिंग दिस कॉन्सेप्ट क्लियर। एक्स एक्सिस के लिए हम अपडेट कर रहे हैं ट्रांसलेट एक्स पैरामीटर को फॉर सेगमेंट 2 टू द वैल्यू ऑफ tx, एंड अगर हम y एक्सिस के लिए देखें जो कि फोर्थ पॉइंट है आपका, जैसे हमने ऊपर tx के लिए किया वैसे ही हम ty के लिए अपडेट कर रहे हैं पैरामीटर को फॉर सेगमेंट 2 टू द वैल्यूज ऑफ ty, एंड एट लास्ट स्टॉप कर देंगे एंड ऑफ द एल्गोरिथम्स। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। कुछ भी नहीं, जस्ट हम ट्रांसलेशन कैसे कर रहे हैं वो हम सिर्फ एल्गोरिथम के अंदर इसके अंदर लिख रहे हैं। ठीक है, तो कुछ भी नहीं किया इसके अंदर, जस्ट हमने शिफ्ट किया एक ऑब्जेक्ट को फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, इसीलिए हम ट्रांसलेशन का यूज कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको यूनिट 3 अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, फिर विजिबिलिटी एट्रीब्यूट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम अलाउ कर रहे हैं शोइंग और हाइडिंग सेगमेंट्स को एज नीडेड। ओके, सो विच कैन बी टॉगल्ड ऑन और ऑफ। तो हमने जैसे सेगमेंट टेबल का यूज करके इसका जो है ना कर सकते हैं। सो आई होप ये स्लाइड में हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि इमेज कंपोनेंट्स यानी कि जो सेगमेंट्स होंगे वो हम मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि यहाँ पर हमने ट्रांसलेशन देखा और विजिबिलिटी चेंजेस को देखा। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो इमेज ट्रांसफॉर्मेशन पे क्वेश्चन आता है, जस्ट ये 3 डायग्राम्स आप बना लो और ये एल्गोरिदम को लिख दो एंड थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दो, एंड दैट वाज द कंप्लीट ऑफ योर सेगमेंट। ओके, तो सेगमेंट में बस इतना ही पार्ट था हमारा। नाउ कमिंग टू एनिमेशन। ठीक है, तो एनिमेशन है एंड बस गेमिंग हमारा बचा हुआ है एंड द चैप्टर विल बी ओवर। इंट्रोडक्शन ऑफ एनिमेशन देखते हैं। Animation covers any change of appearance of any visual effect that is time based, है ना। और इसका डेफिनेशन अगर देखें तो एनिमेशन इज डिफाइंड एज टाइम बेस्ड मैनिपुलेशन ऑफ अ टारगेट एलिमेंट। The animation defines a mapping of time to values for the target attribute. It has many phases. It includes change of position, transparency, time varying changes in shape and even changes of the rendering techniques. तो देखो बेसिकली एनिमेशन क्या रेफर करता है हमें, मतलब कोई भी विजुअल इफेक्ट है ना, लेट से कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव करते हुए जा रहा है। लेट से हमने एक मैन बनाया हुआ है एंड वो मैन क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है उसके लेग्स, एंड हम उसको ट्रांसलेट करते जा रहे हैं एक्स एक्सिस के अंदर। तो वो क्या हो रहा है, वो हमें ऐसा लग रहा है कि वो जो मैन है वो चल रहा है ना। तो ये इफेक्ट हम दे रहे हैं एंड आजकल एनिमेशन सबको पता है। सो आई विल नॉट एक्सप्लेन यू लाइक अ स्मॉल चाइल्ड। तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि एनिमेशन क्या होता है। एनिमेशन को डिफाइन अगर करना है, हम सिंपल डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द टाइम बेस्ड मैनिपुलेशन ऑफ टारगेट एलिमेंट। वो जो टारगेट एलिमेंट होगा उसको टाइम बेस्ड मैनिपुलेट करेंगे। इसका मतलब टाइम के मतलब एनिमेशन अगर आप करते होगे या फिर आपने पता होगा एनिमेशन होता क्या है, तो आपको पता होगा कि टाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम सेकेंड्स के अंदर ट्रांसलेशन में भी एनी ऑफ द एनिमेशन के जो फीचर्स है वो उसके अंदर दे रहे होते हैं, इसीलिए उसको बोला जाता है टाइम बेस्ड मैनिपुलेशन ऑफ टारगेट एलिमेंट। ठीक है, इसका क्या पर्पस होता है बेसिकली, तो ये स्पेसिफाई करता है कि हाउ टाइम मैप्स टू स्पेसिफाई वैल्यूज फॉर टारगेट एट्रीब्यूट बीइंग एनिमेटेड। ओके, वर्सेटैलिटी की बात करते हैं तो अगर उसके अंदर एनिमेशन की बात करें तो उसके मल्टीपल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, यानी कि फेसेस है ना, फेसेस भी हम उसको बोल सकते हैं। सो जिसके वजह से वो वर्सेटाइल जो है लगता है हमें, तो बेसिकली इसी वजह से वो वर्सेटाइल ना इसको यूज कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली एनिमेशन इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल नाउअडेज इन कंप्यूटर ग्राफिक्स।
बाकी इसके अंदर क्या क्या होता है तो देखो हमने लिखा हुआ है, इट इंक्लूड्स चेंजेस ऑफ पोजीशन, पोजीशन मतलब मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसपेरेंसी मतलब विजिबिलिटी लेवल की कहीं पे फेडिंग इन हो रही है, कहीं पे फेड आउट हो रहा है, तो ये सब चीजें भी हम जो है उसके अंदर कर सकते हैं। शेप क्या बोलते हैं, लाइक टाइम वेरिंग ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ शेप, कभी शेप बड़ा हो रहा है कभी छोटा हो रहा है, सो दैट ऑल्सो कम्स इन दैट शेप। ओके, देन रेंडरिंग टेक्निक्स यानी कि एडजस्टमेंट्स इन हाउ ऑब्जेक्ट्स आर ड्रॉन और विजुअलाइज, तो बेसिकली रेंडरिंग भी हम उसके अंदर कर सकते हैं। तो नीचे मैंने टाइप्स क्लासिफाई करे हुए हैं एनिमेशन के, तो फर्स्ट टाइप इज योर फ्रेम एनिमेशन एंड देन सेकंड इज योर स्प्राइट एनिमेशन। तो एकदम सिंपल मैं बता दूं तो फ्रेम एनिमेशन जो है ये कंसिस्ट करता है ऑफ सीक्वेंस ऑफ इमेजेस और फ्रेम्स डिस्प्लेड रैपिडली टू क्रिएट द इल्यूजन ऑफ मूवमेंट, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ इमेजेस लगा रहे हैं। एकदम सिंपल एग्जांपल दूं तो देखो, अगर हम आपने किया होगा क्या नहीं पता नहीं, लाइक देखो छोटा सा हम क्या करते हैं, देखो व्हाइट बुक होती है मतलब व्हाइट पेजेस, एंड उसके अंदर हम क्या करते हैं अलग अलग पेजेस पे सेम ड्राइंग बनाते हैं लेकिन कुछ चेंजेस करते हैं। तो ऐसे करके अगर हम उसको एक साथ देखते हैं तो क्या होता है, ऐसा लगता है कुछ भी हम जो भी बना रहे हैं, लेट से कोई वॉक कर रहा है, कोई डांस कर रहा है ना, कुछ भी, तो बेसिकली वैसा ये फ्रेम एनिमेशन होता है। यानी कि हम क्या करते हैं, सीक्वेंस ऑफ इमेजेस या फिर फ्रेम्स डिस्प्ले करते हैं, लेकिन वो बहुत रैपिडली करते हैं। अगर आप देखो तो वो बुक में बहुत ज्यादा रैपिडली जो है ना करते हैं हम उसको। अगर आपने तारे जमीन पर पिक्चर देखी होगी तो उसमें भी देखो वो है, ठीक है, मतलब वो ड्रॉ मतलब वो जो बुक होती है वो उसके अंदर कितने उसने ड्राइंग्स की हुई होती हैं, तो वो अगर हम उस बुक को ऐसे देखते हैं तो सिंपली हमें क्या लगता है, फास्ट मूवमेंट ऑफ दैट पेजेस, हमें क्या लगता है कि वो जो इमेज है वो चल रही है या फिर डांस कर रही है, कुछ भी हो सकता है, राइट। सो दैट वाज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फ्रेम एनिमेशन, ठीक है। सो बेसिकली एक इल्यूजन हो रहा होता है उस मूवमेंट का, अदरवाइज वो सारी की सारी इमेजेस अलग अलग होती हैं, ठीक है। नाउ स्प्राइट एनिमेशन क्या है, ये एक 2D ग्राफिक है, ठीक है। स्प्राइट को ये यूज करता है दैट इज मूव्ड और मैनिपुलेटेड टू क्रिएट एनिमेशन इफेक्ट्स, ठीक है। इनको अभी हम डीप में पढ़ेंगे। तो देखो आगे बढ़ते हैं। फ्रेम एनिमेशन, तो देखो फ्रेम एनिमेशन इज एन इंटरनल एनिमेशन मेथड और इट इज टिपिकली प्री कंपाइल्ड एंड नॉन इंटरएक्टिव, इट इज रेक्टेंगुलर फ्रेम एंड नॉन ट्रांसपेरेंट। तो देखो सिंपल अगर मैं आपको बताऊं तो फ्रेम एनिमेशन को आप डिफाइन कैसे करोगे, सिंपल इंटरनल एनिमेशन मेथड ऑफ क्रिएटिंग एनिमेशन, ठीक है ना। तो ऐसे आप इसको डिफाइन करोगे। उसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आप कैसे लिखोगे कि प्री कंपाइल्ड है, प्री कंपाइल्ड मतलब एनिमेशन इज क्रिएटेड बिफोर हैंड एंड कैन नॉट बी अल्टर्ड ड्यूरिंग रन टाइम, है ना, यानी कि पहले ही उसको डिसाइड कर लिया जाता है एंड आफ्टर लाइक रन टाइम के ऊपर उसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए उसको प्री कंपाइल्ड बोलते हैं। नॉन इंटरएक्टिव की बात करें तो यूजर्स कैन नॉट इंटरैक्ट विथ, और हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब एनिमेशन हो रहा होता है, जब प्ले हो रहा होता है तो यूजर्स जो है उसके अंदर कोई इंटरैक्शन जो है प्ले नहीं करते, इसीलिए ये दो जो है इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब फ्रेम प्रॉपर्टीज की बात करें तो यहाँ पर उसका रेक्टेंगुलर शेप होता है फ्रेम का एंड दे डू नॉट सपोर्ट ट्रांसपेरेंसी बाय डिफॉल्ट। समझ में आ रही है, तो ये क्या है, फ्रेम की प्रॉपर्टीज है। तो जो फर्स्ट लाइन है वो डेफिनेशन है आपका, सेकंड लाइन जो है वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है और जो थर्ड लाइन है वो आपकी फ्रेम की प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। और उसके बाद सेल एनिमेशन की बात करें तो सेल एनिमेशन में क्या है, द फ्रेम एनिमेशन विथ ट्रांसपेरेंसी इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज सेल एनिमेशन। तो जो फ्रेम एनिमेशन होता है जिसके अंदर ट्रांसपेरेंसी इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड होती है, इट इज रेफर्ड टू एज योर सेल एनिमेशन। तो अगर ट्रेडिशनल, यहाँ पर देखो ट्रेडिशनल एनिमेशन में बात करें सो अ सेल इज अ शीट ऑफ ट्रांसपेरेंट एसीटेट ऑन विच अ सिंगल कैरेक्टर और ऑब्जेक्ट इज ड्रॉन, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा एक ट्रांसपेरेंट शीट होती है मे बी एसीटेट की, तो उसके अंदर क्या करते हैं, इंडिविजुअल कैरेक्टर्स ड्रॉ किए जाते हैं एंड दैट बिकम्स अ सेल। ओके, एग्जांपल की बात करें तो EGI, ठीक है, EGI है विच इज अ फ्रेम एनिमेशन इंजन कंपाइलर। तो ये एक वेल नोन फ्रेम एनिमेशन इंजन और कंपाइलर है विच इज यूज्ड फॉर सच एनिमेशंस, ठीक है। सो आई होप कि अगर फ्रेम एनिमेशन आपको एक्सप्लेन करना है तो बस इतना आपके लिए इनफ है। आप इसके अंदर और एक्स्ट्रा लिख सकते हो जो कि ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज, सेल एनिमेशन वगैरह एंड एग्जांपल्स, एवरीथिंग। सो वो आप जो इसके अंदर शो
कर सकते हो। स्प्राइट एनिमेशन की अगर बात करें तो फर्स्ट क्या है स्प्राइट एनिमेशन का, आप डेफिनेशन पढ़ लो। इट इन्वॉल्व्स व्हाट 2D ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट्स दैट मूव अक्रॉस द डिस्प्ले स्क्रीन। ठीक है, तो बेसिकली डिस्प्ले स्क्रीन के अराउंड मूव करते हैं हमारे 2D ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो 2D ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं ये हमें पता है बेसिकली, तो उसी को स्प्राइट एनिमेशन हम बोलते हैं। और इसके नेक्स्ट में बात करी गई है ट्रांसपेरेंसी की, तो इट हैव ट्रांसपेरेंट एरियाज व्हेन अ मास्क और ट्रांसपेरेंट कलर इज यूज्ड, स्प्राइट्स आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू रेक्टेंगुलर शेप। तो बेसिकली स्प्राइट्स के पास क्या होता है, ट्रांसपेरेंट एरिया होता है विच इज मेकिंग देम मोर फ्लेक्सिबल इन शेप। ठीक है, और जब हम इन मास्क और ट्रांसपेरेंट कलर्स का यूज करते हैं तो स्प्राइट्स आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड इन द रेक्टेंगुलर शेप्स एज वेल। तो बेसिकली जो यहाँ पर था रेक्टेंगुलर फ्रेम और नॉन ट्रांसपेरेंट, वो यहाँ पर अपोजिट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद अगर इंटरएक्टिविटी की बात करें तो स्प्राइट एनिमेशन इज हाईली इंटरएक्टिव। ठीक है, एंड इज वेल रेफर्ड टू एज अ एक्सटर्नल एनिमेशन। तो गाइज यहाँ पर इसको बोला जाता है इंटरनल एनिमेशन एंड इसको बोला जाता है एक्सटर्नल एनिमेशन। यहाँ पर ये नॉन इंटरएक्टिव है और यहाँ पर ये वेल इंटरएक्टिव है गाइज। तो देखो इसी से आपका डिफरेंस भी बन रहा है, तो अगर आप दोनों भी स्लाइड अच्छे से पढ़ लोगे तो डिफरेंस का भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप हैंडल कर सकते हो। ठीक है, देन इंटरनल एनिमेशन सपोर्ट की अगर बात करें तो ऑल स्प्राइट एनिमेशन लाइब्रेरीज एंड टूल किट होगा ये, बेसिकली टूल किट्स अलाउ सम फॉर्म ऑफ इंटरनल एनिमेशन। यानी कि बहुत सारे स्प्राइट एनिमेशन की लाइब्रेरीज या फिर टूल किट्स जो है ना, किट्स जो है वो पहले से प्रेजेंट होते हैं और इसी वजह से बहुत सारी फीचर्स जो है वो हमें इंटरनल एनिमेशन के भी इसके अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो एनी स्प्राइट एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल, आप इसको ऐसा समझ सकते हो क्योंकि एक पॉपुलर टूल और लाइब्रेरी है जो कि स्प्राइट एनिमेशन का जो है ना यूज करती है। सो दिस वाज कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ योर स्प्राइट एनिमेशन। आई होप कि फ्रेम और स्प्राइट एनिमेशन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। Now coming to animation languages, ठीक है, so there are many different languages for describing computer animation and new ones are constantly being developed। तो basically एनिमेशन समझने के लिए ना हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं, डेफिनेटली दे आर इवॉल्विंग, तो हमें नई नई जो है ना मिल ही रही हैं। तो बेसिकली कुछ कैटेगरीज के अंदर हमारे पास वो लैंग्वेजेस होती हैं। लीनियर लिस्ट नोटेशन, तो लीनियर लिस्ट नोटेशन क्या रिप्रेजेंट करता है गाइज, जो एनिमेशन है एज सीक्वेंसेस और लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट आर एग्जीक्यूटेड इन ऑर्डर। ठीक है, तो बेसिकली कुछ ऑर्डर्स होते हैं, कुछ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, अगर वो लीनियर फॉर्मेट में हम फॉलो करते जा रहे हैं, वो जो है एनिमेशन बना रहा है, तो बेसिकली वो हमारा फर्स्ट कैटेगरी होता है ऑफ एनिमेशन लैंग्वेजेस, दैट इज व्हाट योर लीनियर लिस्ट नोटेशन। क्लियर। नाउ सेकंड क्या है आपका जनरल पर्पस लैंग्वेजेस। तो जनरल पर्पस लैंग्वेजेस क्या है, दीज आर स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जैसे कि पाइथन हो गया, जावा हो गया। ठीक है, ये यूज करके हम एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हैं। यस, अगर आप एंथुसियास्ट हो तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो। तो बहुत सारी एडिशनल लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स यूज करके हम इसको भी कर सकते हैं। देन ग्राफिकल लैंग्वेजेस भी होती हैं लाइक विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जो कि बेसिकली यूज की जाती हैं ग्राफिकल इंटरफेसेस के अंदर, तो जो डेफिनेटली हमारे एनिमेशन को डिफाइन करती हैं। एग्जाम्पल नोड बेस्ड एडिटर्स इन टूल्स, लाइक हम ब्लेंडर अगर यूज करते हैं तो उसके अंदर जो है हम बहुत सारी चीजें देख रहे होते हैं। सो दीज आर द 3 कैटेगरीज इन विच एनिमेशन लैंग्वेजेस आर डिवाइडेड, लीनियर लिस्ट नोटेशन, जनरल पर्पस लैंग्वेजेस एंड ग्राफिकल लैंग्वेजेस। सो लीनियर लिस्ट नोटेशन को पहले डिटेल के अंदर देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखो इसका, ईच इवेंट इन द एनिमेशन इज डिस्क्राइब्ड बाय अ स्टार्टिंग एंड एंडिंग फ्रेम नंबर एंड एन एक्शन दैट इज टू टेक प्लेस। यानी कि जो नोटेशन होता है ना ये लीनियर लिस्ट नोटेशन, इसमें ईच एनिमेशन इवेंट इज डिस्क्राइब्ड यूजिंग अ स्टार्टिंग फ्रेम नंबर एंड एन एंडिंग फ्रेम नंबर। यानी कि स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों भी जो है डिस्क्राइब किए जाते हैं बाय यूजिंग फ्रेम नंबर, और जो एक्शन परफॉर्म करना है ना, लेट्स से रोटेट करना है या जो भी करना है, वो हम क्या करते हैं इसके अंदर दिखा रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर एक्शन स्पेसिफिकेशन के अंदर देखें तो एक्शंस आर स्पेसिफाइड बाय अ स्टेटमेंट दैट इंक्लूड्स रिलेटिव पैरामीटर्स। जैसे कि देखो यहाँ पे 30 एंड 45 है, सी रोटेट है, आर्म है 1 और 60 है। तो देखो इसका मतलब समझो, 30 एंड 45 का मतलब क्या, देखो इन बिटवीन 30 है आपका स्टार्टिंग फ्रेम, 45 है आपका एंडिंग फ्रेम। ठीक है ना, एंड इट रोटेट द ऑब्जेक्ट कॉल्ड टेबल सी। तो जो टेबल सी नाम का ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। यहाँ पे रोटेट लिख दिया, समझ में आ रहा है। सो दैट वाज द थिंग।
और ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, देखो ऑब्जेक्ट का नाम है आर्म, ठीक है, अराउंड द टेबल सी, समझ में आ रहा है। और जो एडिशनल पैरामीटर्स हैं इधर 1 और 60, ये क्या कर रहे हैं, फर्दर डिफाइन कर रहे हैं रोटेशन के एट्रीब्यूट्स को, ठीक है। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर, यही सब जो है यहाँ पर मेंशन्ड है। सो दिस वाज कंप्लीटली अबाउट व्हाट इज दिस। एंड ऑर्डर ऑफ एक्शन भी होता है इसका, यानी कि फॉर मोस्ट एक्शंस देयर ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन जो है ना वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। सो मतलब अगर सपोज लेट से 2 एक्शंस आर अप्लाइड टू द सेम ऑब्जेक्ट, तो वो साइमल्टेनियसली एक्ट करते हैं, देयर ऑर्डर बिकम्स क्रूशियल टू एंश्योर द करेक्ट एनिमेशन, ठीक है। सो दैट वाज कंप्लीटली अबाउट योर लीनियर। ओके, नाउ कमिंग टू जनरल पर्पस लैंग्वेज, तो इसमें क्या है, देखो सी, सी प्लस प्लस, पास्कल, लिस्प, जावा हो सकता है, तो ये सब क्या है, आपकी जनरल पर्पस लैंग्वेजेस हैं। एंड इनका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं एनिमेशन की सीक्वेंस को, ठीक है। तो अगर पैरामीटर्स की बात करें फॉर एनिमेशन, तो इन दीज लैंग्वेजेस जो वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स होते हैं ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज दे सर्व एज पैरामीटर्स फॉर रूटिंग द जनरेट लाइक एनिमेशंस। लाइक बेसिकली जो पैरामीटर्स है उनके अंदर हम देते हैं मतलब क्या रूटीन है, बेसिकली क्या टाइमिंग है, एंड एनिमेशंस किसके बाद कौन सा होना चाहिए, तो बेसिकली सब वेरिएबल्स के अंदर स्टोर होता है। सो दैट मीन्स ये जो वेरिएबल्स हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन पोटेंशियल की बात करें, सो दीज लैंग्वेजेस हैव ग्रेट पोटेंशियल, और लाइक पोटेंशियल किस चीज का, तो कॉम्प्लेक्स लाइक एनिमेशंस को क्रिएट करने का पोटेंशियल, ओके। देन एग्जांपल क्या है इसका, ASAS, ठीक है, ये क्या है, एक लैंग्वेज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ लिस्प है। लिस्प एक लैंग्वेज है जिसके टॉप पे ये जो ASAS है ना, ये वाली लैंग्वेज है, स्पेसिफिकली फॉर एनिमेशन इसको यूज किया जाता है। और इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, देखो इसके प्रिमिटिव्स की अगर बात करें तो वेक्टर्स, कलर्स, पॉलीगॉन्स, शेप्स, सॉलिड्स, ग्रुप्स, पॉइंट्स ऑफ व्यूज, सब वर्ल्ड्स एंड लाइट्स। तो बेसिकली देखो एक एक का मैं मतलब बताऊं तो वेक्टर का मतलब क्या होता है, रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन। कलर मतलब उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जो कलर होगा वो हम अपीयरेंस वगैरह सब उसके अंदर बताते हैं। पॉलीगॉन्स एंड सॉलिड्स की बात करें तो ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारे शेप को, 3D ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। ग्रुप्स की बात करें तो कंबाइन करते हैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को। पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो हम क्या करते हैं, मतलब जैसे कि कैमरा एंगल्स होता है ना, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि एक पर्सपेक्टिव सेट कर देते हैं, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू होता है। सब वर्ल्ड्स एंड लाइट्स में हम क्रिएट करते हैं बेसिकली एनवायरनमेंट को और लाइट इफेक्ट्स को, ठीक है। तो ये सब चीजें इसके प्रिमिटिव्स होते हैं, एंड दैट्स व्हाई दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज जो कि हम यूज करते हैं फॉर एनिमेशंस, ठीक है। अगर ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करें तो ASAS जो है ये सपोर्ट करता है वैरायटी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस दैट बेसिकली मॉडिफाई द ऑब्जेक्ट्स इन एनिमेशन। तो पहले तो बेसिक आपका जो मूवमेंट है ना वो होता है, तो बेसिक मूवमेंट में हम बोल सकते हैं अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, है ना। उसके बाद स्केलिंग भी होती है, लाइक जूम इन, जूम आउट, है ना। उसके बाद पोजीशन भी चेंज हो सकती है, लाइक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। सो दीज ट्रांसफॉर्मेशंस टेक एन ऑब्जेक्ट एज इनपुट एंड रिटर्न अ ट्रांसफॉर्म्ड कॉपी ऑफ इट, ठीक है। सो दैट वाज द कंप्लीट थिंग ऑफ योर जनरल पर्पस लैंग्वेज एज वेल। लास्ट है आपकी ग्राफिकल लैंग्वेज। तो ग्राफिकल लैंग्वेज में क्या है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। ग्राफिकल लैंग्वेजेस रेफर अ सेट, बेसिकली देयर आर सेवरल स्पेसिफाइड एनिमेशन लैंग्वेजेस डेवलप्ड व्हिच आर कॉल्ड एज ग्राफिकल लैंग्वेजेस, ठीक है। तो जो कि सेट ऑफ स्पेशलाइज्ड एनिमेशन लैंग्वेजेस होती हैं जो कि स्पेसिफिकली एनिमेशन के लिए डिजाइन की जाती हैं, टू क्रिएट इट, टू कंट्रोल इट, है ना, इनको हम ग्राफिकल लैंग्वेजेस बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली इनका जो डिजाइन होता है वो मतलब बहुत ज्यादा सिंपल टू अंडरस्टैंड होता है, सो इसलिए हम बोलते हैं कि इजी टू डिजाइन एंड कंट्रोल द एनिमेशन। सो दीज लैंग्वेजेस प्रोवाइड वेरियस एनिमेशन फंक्शंस एज वेल, मेकिंग इट इजियर टू डिजाइन एंड कंट्रोल, ओके। अब इसकी अगर फंक्शंस की बात करें तो देखो ग्राफिक्स एडिटर होता है, यानी कि फॉर क्रिएटिंग एंड मॉडिफाइंग विजुअल एलिमेंट्स हम इसको यूज करते हैं। की फ्रेम जनरेटर होता है, यानी कि टू सेट की पॉइंट्स और की फ्रेम्स इन द एनिमेशन टाइमलाइन, है ना, हम इनको यूज करते हैं। इन बिटवीन जनरेटर होता है, इन बिटवीन जनरेटर मींस टू ऑटोमेटिकली जनरेट इंटरमीडिएट फ्रेम्स बिटवीन की फ्रेम्स, है ना, जिसको हम ट्विनिंग भी बोलते हैं ना, तो वो चीज होती है इसके अंदर। स्टैंडर्ड ग्राफिक्स रूटीन्स में दीज इंक्लूड कॉमन ग्राफिक ऑपरेशंस, एग्जांपल अगर हम ड्राइंग या कलरिंग की बात करें, सो दिस हैपेंस ओवर हियर। कुछ इसकी कैपेबिलिटीज है, मतलब हम स्पेशलाइज्ड एनिमेशन लैंग्वेज की जो हम समझ सकते हैं कैपेबिलिटीज, तो बेसिकली डिजाइन एंड मॉडिफाई द ऑब्जेक्ट शेप्स, तो ये हम कर सकते हैं। कंट्रोल कर सकते हैं, देखो पोजीशन
को ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन एनिमेशन, एडजस्ट कर सकते हैं हम लाइट सोर्स को टू क्रिएट अ मतलब डिजायर्ड विजुअल इफेक्ट। सो बेसिकली ये एक्सप्लेनेशन आपको हाईलाइट कर रहा होगा कि जो एडवांटेजेस है ऑफ ग्राफिकल लैंग्वेजेस वो कितनी ज्यादा है। बेसिकली इसी को आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करना है। सो आई होप दिस इज वेरी सिंपल। नाउ कमिंग टू मॉर्फिंग, देखो इन सब के डेफिनेशंस आपको परफेक्टली आने चाहिए, शॉर्ट नोट भी आपको आ सकता है, तो आपको इनको जो है ना थोड़ा सा ध्यान देके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इनका जो है वो समझ लेना है। सो एवरीथिंग विल बी फाइन। मॉर्फिंग की अगर बात करें तो ये एक स्पेशल इफेक्ट है जो कि यूज किया जाता है इन मोशन पिक्चर्स, ठीक है, एंड एनिमेशंस दैट स्मूथली चेंजेस वंस इमेज इनटू अनदर थ्रू अ सीमलेस ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो सिंपल कुछ भी नहीं है, एक स्पेशल इफेक्ट है जो कि यूज किया जाता है इन मोशन पिक्चर्स, ठीक है। अगर मोशन पिक्चर्स की बात करें तो आप समझ सकते होगे मोशन पिक्चर्स में मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, एनिमेशंस वगैरह। तो जो स्मूथ ट्रांजिशंस होते हैं ना, जिससे एक ऑब्जेक्ट अनदर ऑब्जेक्ट बनता है बहुत ज्यादा स्मूथली, उसको मॉर्फिंग बोला जाता है, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शेप्स भी होता है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शेप्स होता है, क्या लिखा है बेसिकली, इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मिंग शेप ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है, टिपिकली इन कंटिन्यूअस मैनर हम इसको बोल सकते हैं। अगर इसका सिंपल एग्जांपल दो, आप मॉर्फिंग कैसे याद रख सकते हो गाइस, तो आप अगर मतलब आजकल रील्स देख रहे होगे तो एआई से जो रील्स बन रही है, हम उसके अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रील्स देख पा रहे हैं कि लाइक कोई ऑब्जेक्ट था, वो मतलब अचानक से वो कुछ भी मोल्ड हो रहा है एंड कुछ अलग ही ऑब्जेक्ट बन जा रहा है। तो वो कुछ वैसा आप समझ सकते हो कि मॉर्फिंग रेफर करता है। तो उस एग्जाम्पल से आप इसको समझ सकते हो कि एक स्पेशल इफेक्ट है जो कि एक पिक्चर को दूसरी पिक्चर के अंदर क्या करता है, कन्वर्ट करता है, लेकिन बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशन के साथ जो है वो मतलब क्या कहते हैं उसको, कन्वर्ट करता है, ठीक है। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। देन पॉलीगॉन बेस्ड मॉर्फिंग भी होती है। सो व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग पॉलीगॉन्स, जो मॉर्फिंग होती है वो बेसिकली दो फ्रेम्स को कंपेयर करके बनती है, ठीक है। इन बिटवीन फ्रेम्स आर टू बी जनरेटेड कंपेयर, तो बेसिकली की फ्रेम्स का जो है यहाँ पे यूज होता है। सो की फ्रेम्स क्या है, एक स्पेसिफिक फ्रेम है इन एनिमेशन जहाँ पे सिग्निफिकेंट चेंजेस जो है ना वो सेट की जाती हैं, जो कि बेसिकली एनिमेशन में होनी चाहिए, इसलिए वो की फ्रेम्स का यूज करते हैं। और अगर कंपेयरिंग की फ्रेम्स की बात करें, जैसे कि यहाँ पे कंपेयर्ड आर कंपेयर्ड, तो बेसिकली इन कौन से टर्म्स में, तो नंबर ऑफ वर्टाइसेस, ठीक है, जो कॉर्नर्स होते हैं पॉलीगॉन्स के, देन नंबर ऑफ एजेस यानी कि जो लाइंस कनेक्ट करती हैं हमारी वर्टाइसेस को, एंड द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स यानी कि जो सेक्शन फॉर्म होते हैं बिटवीन द वर्टाइसेस, ओके। फिर प्री प्रोसेसिंग फॉर मैचिंग भी हो रहा होता है। बेसिकली अगर हमारा जो की फ्रेम है, दे आर नॉट आइडेंटिकल इन सम टर्म्स लाइक वर्टाइसेस हो गया, एज हो गया, लाइन सेगमेंट, तो कुछ प्री प्रोसेसिंग जो है ना वो की जाती है। इसका मतलब एडिशन और डिलीशन, या फिर जो भी वर्टाइसेस, एजेस का या फिर सेगमेंट्स का, ये जो है ना इसको हम बोलते हैं टू मेक द टू की फ्रेम्स कंपैरेबल, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं आपकी मॉर्फिंग के अंदर। सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स कम इनटू गेमिंग विच इज द लास्ट सेक्शन। तो गेमिंग में हमें इंट्रोडक्शन पढ़ना है, गेमिंग प्लेटफॉर्म्स जो कि एनवीडिया और i8060 है, इनको पढ़ना है, और कुछ एडवांसेस हमें पढ़नी है, ठीक है। तो चलो गेमिंग प्लेटफॉर्म्स, तो इसमें देखो आप इसके डेफिनेशन में क्या कह सकते हो, बेसिकली अ गेम प्लेटफॉर्म विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ वीडियो गेम प्लेटफॉर्म और अ वीडियो गेम सिस्टम refers to the specific combination of electronic or computer hardware which in conjunction with software allows a video game to operate, है ना। तो बेसिकली आप इसको ऐसे भी जो है ना एक्सप्लेन कर सकते हो, बेसिकली आपका इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर हार्डवेयर का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, उसी को हम एक गेम प्लेटफॉर्म बोलते हैं। बहुत ज्यादा सिंपल लैंग्वेज के अंदर इतना ही चीज याद रखो, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है, टुगेदर विद सॉफ्टवेयर, ये क्या कर देते हैं, अनेबल करते हैं एक वीडियो गेम को टू फंक्शन एंड बी प्लेड, ठीक है। तो ये सिंपल डेफिनेशन है। अगर आप अल्टरनेटिव डेफिनेशन चाहते हो तो ये भी है, देखो, अ गेमिंग प्लेटफॉर्म इज सिंपली जस्ट अ फैंसी वर्ड फॉर अ सिस्टम दैट इज यूज्ड टू प्ले गेम्स एंड ऑल्सो you could class most computers as gaming platforms as well as gaming computers। तो बेसिकली गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को हम कैसे भी जो है अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इज व्हाट इज योर एनवीडिया वर्कस्टेशन। तो इट कंसिस्ट ऑफ जीपीयू, ठीक है। जीपीयू का क्या होता है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट होता है विद सीयूडीए। सीयूडीए के साथ जो है एनवीडिया वर्कस्टेशन के अंदर जीपीयू और सीयूडीए को यूज किया जाता है। दोनों को भी हम पढ़ेंगे। देखो सीयूडीए का फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूट यूनिफाइड डिवाइस आर्किटेक्चर सपोर्ट, एग्जांपल टेस्ला वर्कस्टेशन, क्वाड्रा वर्कस्टेशन। तो बेसिकली अगर हम बात करें, जो एनवीडिया वर्कस्टेशन होता है ये स्पेशलाइज सिस्टम होता है जो कि इंक्लूड करता है हमारे जीपीयू को, हमारे एनहांस्ड सीयूडीए को, ठीक है।
कंप्यूट यूनिफाइड डिवाइस आर्किटेक्चर को, मतलब जो इसका सपोर्ट है बेसिकली, इससे क्या होता है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग टास्क जो है हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसका एनवीडिया वर्क स्टेशन के बहुत मतलब आप ऐसा समझ सकते हो फेमस एग्जांपल्स हैं टेस्ला वर्क स्टेशन और क्वाड्रा वर्क स्टेशन। आप प्लीज इनको एग्जांपल्स के अंदर जो है ना आप लिखना, तो बहुत ज्यादा आपका जो एग्जांपल है परफेक्ट बनेगा, क्योंकि टेस्ला और क्वाड्रा वर्क स्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम एनवीडिया वर्क स्टेशन की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर मैं इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करूँ ना, तो आप ऐसे समझ सकते हो ये जो CUDA है ये क्या है, एक पैरेलल कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर है जो कि एनवीडिया ने ही बनाया है। इससे क्या होता है ना, जो डेवलपर्स हैं हम उनको अलाउ करते हैं लाइक टू यूज द GPU फॉर जनरल पर्पस प्रोसेसिंग। ठीक है, सिग्निफिकेंटली हम क्या करते हैं, उनका स्पीड अप करते हैं टास्क परफॉर्म करने का। सो बेसिकली बहुत सारी चीजें हैं जो कि हैंडल की जाती है देन जाके हमारे CPU से। ठीक है, तो CUDA बेसिकली हम क्या क्यों यूज करते हैं, टू स्पीड अप आवर टास्क, है ना। गेमिंग के अंदर पता है ना कितने स्पीड अप टास्क हमारे हो रहे होते हैं। उसके बाद जो टेस्ला GPU ये डिजाइन किया गया है बाय यूजिंग दिस एनवीडिया, है ना। तो बहुत सारी चीजें लाइक हमने जब ये टेस्ला का GPU बनाया था ना, तो इसके अंदर बहुत सारे साइंटिफिक कंप्यूटिंग, डीप लर्निंग और AI का यूज हुआ था। तो उस वक्त बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग ये जो चीज है ना ये डेवलप हुई है बाय यूजिंग एनवीडिया। उसके बाद क्वाड्रो के अंदर भी ना ये सीरीज यूज बनाई गई थी GPUs की क्वाड्रो की तरफ से। सो बेसिकली ये प्रोफेशनल चीजें हैं जो इंडस्ट्रीज में बनाई गई हैं फॉर एनिमेशन, फॉर इंजीनियरिंग हम कह सकते हैं। अगर आर्किटेक्चर वगैरह है तो इन सब के अंदर जो कि बेसिकली सुपर कंप्यूटर्स के अंदर जाके यूज हो रहा है, तो ये आगे जाके बहुत ज्यादा क्वांटम कंप्यूटिंग वाला टास्क है। सो देखो ये सब चीजों को आपको जो है अंडरस्टैंड करना है। जस्ट इतना याद रखो एनवीडिया वर्क स्टेशन के अंदर क्या होता है, तो GPU होता है विद CUDA सपोर्ट। ठीक है, एग्जांपल याद रखो टेस्ला वर्क स्टेशन, क्वाड्रा वर्क स्टेशन। ठीक है, तो ऐसा एनवीडिया आपने देखी भी होगी ऐसी चिप। ठीक है, तो ये सब होते हैं। नाउ GPU क्या होता है इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। तो GPU एक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट होता है, इज अ कंप्यूटर चिप दैट परफॉर्म्स रैपिड मैथमेटिकल कैलकुलेशंस प्राइमरीली फॉर द पर्पस ऑफ रेंडरिंग इमेजेस, है ना। तो बहुत ज्यादा सिंपल, इसको ऐसे याद रखो कि ये एक कंप्यूटर में चिप होती है GPU, ठीक है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, और ये क्यों यूज की जाती है, फॉर रैपिड मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एंड बेसिकली स्पेसिफिकली डिजाइन किया जाता है फॉर पर्पस ऑफ रेंडरिंग इमेजेस। ठीक है, देन यहाँ पे देखो CPU जो कि है, CPU और GPU में आपको थोड़ा बहुत ऐसा लगता होगा, लेकिन अगर आप गेमिंग से रिलेटेड हो तो आपको सब पता होगा। तो CPU क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ फ्यू कोर्स ऑप्टिमाइज्ड फॉर सिक्वेंशियल सीरियल प्रोसेसिंग। लेकिन जो GPU होता है ये मैसिवली, इसके पास पैरेलल आर्किटेक्चर होता है कंसिस्टिंग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्मॉलर मोर एफिशिएंट कोर्स डिजाइंड फॉर हैंडलिंग मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली। तो अगर सिंपल में बात करें तो CPU में क्या होता है, फ्यू कोर्स होते हैं जो कि ऑप्टिमाइज्ड होते हैं एंड सिक्वेंशियली सीरियल प्रोसेसिंग यूज की जाती है। इसका मतलब एक टाइम पे एक ही टास्क जो है वो फॉलो होता है। ठीक है, मतलब एक टाइम पे एक ही टास्क हम हैंडल कर सकते हैं बाय यूजिंग CPU। लेकिन GPU से अगर बात करें तो इसमें कुछ सीरियल नहीं है, इसमें पैरेलल आर्किटेक्चर है। ठीक है, मैसिव पैरेलल आर्किटेक्चर है। इसका मतलब इसके अंदर क्या है, थाउजेंड्स ऑफ स्मॉलर मोर एफिशिएंट कोर्स प्रेजेंट है। ठीक है, और थाउजेंड्स है, इसका मतलब क्या, हर एक जो है केपेबल है ऑफ हैंडलिंग मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम, इसलिए GPU जो है हम इसको फास्टर कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखें तो CPU आपका मल्टीपल कोर्स है और GPU जो है वो आपका 1000 ऑफ कोर्स है। तो GPU एवरी टाइम जो है GPU से ज्यादा है, आप ऐसे समझ सकते हो। तो ये कंपैरिजन आप लिख सकते हो। और अगर CPU प्लस GPU हम कर रहे हैं तो CPU का क्या काम है, ये हैंडल करता है जनरल पर्पस टास्क को, और सिंपल याद रखें सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग, वन टास्क एट अ टाइम। और GPU के अंदर पैरेलल प्रोसेसिंग होती है, यानी कि ग्राफिक्स रेंडरिंग वगैरह जैसे टास्क होते हैं ना वो हैंडल करता है हमारा GPU। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस वगैरह जो है वो कर सकता है, थाउजेंड्स ऑफ स्मॉलर कोर्स होते हैं इसके अंदर। तो बेसिकली अगर ये साथ में वर्क करेंगे तो CPU क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है ओवरऑल सिस्टम ऑपरेशंस को, और GPU क्या कर सकता है, उसकी स्पीड एक्सेलरेट कर सकता है हर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, जो कि बेसिकली हैवी जो कंप्यूटेशंस होता है लाइक गेमिंग वगैरह, वीडियो रेंडरिंग, AI वगैरह। तो ये सब हैवी कंप्यूटेशन वाले टास्क जो है जो GPU क्या कर सकता है, एक्सेलरेट कर सकता है। एंड इसके वजह से अगर ये दोनों यूज हो रहे हैं तो हमारा जो सिस्टम है ये बहुत फास्टर बनता है, मोर एफिशिएंट बनता है। सो दिस वाज द कॉम्बिनेशन एग्जांपल ऑफ CPU एंड GPU। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा टॉपिक, लेकिन अब थोड़ा सा हमें ना इनके डायग्राम्स के ऊपर फोकस करना है। तो थोड़ा सा अब आगे जो है ना टॉपिक आप ऐसे समझो कि थोड़ा सा थ्योरेटिकल है।
तो चलो ब्लॉक डायग्राम हमें देखना है एनवीडिया वर्कस्टेशन का, ठीक है, तो अच्छे से ध्यान से समझना। तो ये ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है आपका आर्किटेक्चर ऑफ एनवीडिया वर्कस्टेशन विच इज डिजाइन फॉर पैरेलल प्रोसेसिंग टास्क, ठीक है, पैरेलल प्रोसेसिंग टास्क। तो इसीलिए इसको यूज किया जाता है ना कॉमनली हाई परफॉर्मेंस मतलब कंप्यूटिंग के अंदर, जैसे मैंने आपको डीप लर्निंग एआई वगैरह का एग्जांपल दिया, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे होगे तो सीपीयू प्रेजेंट है, ठीक है। तो सीपीयू क्या कर रहा है, देखो कंट्रोल कर रहा है हमारे एंटायर सिस्टम को, और सेंड क्या कर रहा है, देखो सेंड कर रहा है कमांड्स टू जीपीयू। तो बेसिकली जीपीयू के अंदर ये क्या कर रहा है, कमांड्स सेंड कर रहा है फॉर स्पेसिफिक कंप्यूटेशंस में भी। और ये इंटरैक्ट किससे कर रहा है, देखो होस्ट मेमोरी से, वेयर इस होस्ट मेमोरी में क्या हो रहा है, जनरल पर्पस डेटा जो है वो स्टोर है, ठीक है, जनरल पर्पस डेटा क्या है, स्टोर है, समझ में आ रहा है। तो बेसिकली ये होस्ट मेमोरी को मेन मेमोरी ऑफ सिस्टम समझा जाता है, जो कि यूज करता है कौन, सीपीयू, टू स्टोर एंड मैनेज डेटा। समझ में आ रही है मेरी बात, ओके। अब एग्जीक्यूशन क्यू, ये जो एग्जीक्यूशन क्यू है ना, ये क्यू है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग टास्क टू मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट्स, यानी कि यहाँ पर अगर आप देखो तो बहुत सारे मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं जिनको ये क्या कर रहा है, इनको टास्क असाइन कर रहा है, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है इनको टास्क, एंड इट इंश्योर्स दैट जो वर्कलोड है वो एफिशिएंटली हैंडल हो by issuing some instructions, ठीक है, जो कि मतलब डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं by using प्रोसेसर्स वगैरह। तो ये एग्जीक्यूशन क्यू का काम बस इतना है, ठीक है। उसके बाद थ्रेड प्रोसेसर्स देखो बेसिकली यहाँ पर ये थ्रेड प्रोसेसर्स है, ठीक है, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये आपके थ्रेड प्रोसेसर्स है। तो ये क्या है, ये जीपीयू के कोर्स है, समझ में आ रही है मेरी बात। थ्रेड प्रोसेसर्स क्या है, आपके जीपीयू के कोर्स है बेसिकली, जो एक्चुअल कॉम्पिटिशन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। और इनको ऐसे ग्रुप क्यों किया है, देखो इनको ऐसे ग्रुप किया गया है, इसीलिए इनको मल्टी रैप बोला जाता है, डुअल रैपिंग से ये है ना। तो बेसिकली ये मल्टी रैप प्रोसेसर से क्या होते हैं, ग्रुप्ड होता है, जहां पर जो ईच रैप है वो प्रोसेस करता है बहुत सारे थ्रेड्स को साइमल्टेनियसली। दिख रहा है ना कितने सारे थ्रेड्स एक साथ ग्रुप किए गए हैं, है ना। सो दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। एंड अगर यहाँ पर आप देखो ये जो पिंक है ना, ये स्पेशल फंक्शन यूनिट है, ठीक है। सो दीज आर डेडिकेटेड यूनिट्स विद इन ईच थ्रेड प्रोसेसर, जहां पर हैंडलिंग हो रही है किसकी, मैथमेटिकल ऑपरेशंस की। लाइक आप कुछ भी मैथमेटिकल ऑपरेशन समझ सकते हो, स्क्वायर रूट हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए, जो कि कॉमन होते हैं ना हमारे ग्राफिक साइंटिफिक कैलकुलेशंस के अंदर। सो ये जो है बेसिकली यूज किए जाते हैं। सो आई होप कि ये स्पेशल फंक्शन यूनिट्स का भी जो काम है वो आपको समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखो यहाँ पे कैचे है, ठीक है, यहाँ पर कैच बोलो जो भी आप इसको बोलते हो। तो ये कैचे जो है ये हार्डवेयर कैचे और यूजर कैचे, और बेसिकली जो सॉफ्टवेयर कैचे है, यहाँ पर देखो हार्डवेयर कैचे, यूजर सिलेक्टेबल और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। तो बेसिकली हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूजर, इनका क्या होता है, कुछ कैचे होता है, ठीक है। सो ये क्या करता है, यहाँ पर आ जाता है सब। तो बेसिकली ये क्या हो रहा है ना, इसके अंदर ये सब स्मॉल फास्ट मेमोरी एरियाज हैं जो कि क्लोज करते हैं हमारे थ्रेड प्रोसेसर्स को, ठीक है। सो विच आर बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हो, ये टेम्पररीली स्टोर डेटा करते हैं, एंड मतलब इनके स्टोर करने से जो डिले वगैरह है वो रिड्यूस होता है व्हाइल एक्सेसिंग द लार्ज मेमोरी, है ना। तो इसीलिए इनको यूज किया जाता है, ठीक है। और अगर बेसिकली मतलब सिंपल अगर यूजर और सॉफ्टवेयर कैचेस की बात करें तो ये फ्लेक्सिबल कॉन्फ़िगरेशन अलाउ करते हैं। लाइक जो भी एप्लीकेशन का नीड होगा ना उसके हिसाब से ये जो कैचे जनरेट करते हैं, ठीक है। देन ये डिवाइस मेमोरी है, ठीक है। डिवाइस मेमोरी ये क्या है, मेन मेमोरी है जो कि यूज की जाती है बाय जीपीयू। ये मेन मेमोरी है जो कि यूज की जाती है बाय सीपीयू। ये डिवाइस मेमोरी है जो कि यूज की जाती है बाय जीपीयू, ठीक है। ये बहुत लार्ज डेटा सेट को जो है ना स्टोर करता है। डेटा सेट मतलब क्या, कुछ टेक्सचर्स आपके, कुछ मैट्राइसेस या फिर कुछ मॉडल्स होते हैं जो कि बेसिकली कंप्यूटेशंस करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं ना, तो वो सब इस डेटा सेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बाकी और क्या बचा, सब कुछ हो गया। यस, ये डीएमए क्या करता है, ये डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है, ठीक है। ये क्या करता है, अलाउ करता है डेटा को टू मूव क्विकली बिटवीन होस्ट मेमोरी एंड डिवाइस मेमोरी, ठीक है, विदाउट इन्वॉल्विंग सीपीयू। समझ में आ रहा है, इसीलिए सीपीयू इन्वॉल्व नहीं होता है इसके अंदर। डीएमए के अंदर बेसिकली हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, इसके अंदर मेमोरी क्विकली मूव कर पा रहे हैं, कोई भी डेटा हो वो। इससे क्या होगा, परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव होगा। सो आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द कंप्लीट इन एनवीडिया वर्कस्टेशन। तो इसका जो ब्लॉक डायग्राम है वो बनाने के लिए आता है।
तो ब्लॉक डायग्राम बनाओगे तो मैंने जितना भी अभी बड़बड़ किया आपको थोड़ा सा भी समझ में आया होगा ना, तो वो आप लिख लेना। अदरवाइज सब कुछ ये जो मैंने आपको बोला है ये बहुत अच्छे से नोट्स में अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए यू कैन जस्ट फिल द फॉर्म विच इज देयर इन डिस्क्रिप्शन एंड यू विल बी एडेड ओवर देयर, ठीक है, इन टेलीग्राम चैनल। सो चलिए दैट्स वाज दिस एनवीडिया वर्कस्टेशन। आई होप आई हैव मेड दिस क्लियर नाउ। अभी हमने देखा था लास्ट यहाँ पर यस कि यहाँ पे जीपीयू होता है और CUDA होता है। तो जीपीयू तो हमने पढ़ लिया कि यस क्या होता है, बट CUDA क्या होता है। देखो CUDA स्टैंड्स फॉर कंप्यूट यूनिफाइड डिवाइस आर्किटेक्चर, ओके। इट इज पैरेलल कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म एंड प्रोग्रामिंग मॉडल क्रिएटेड बाय एनवीडिया एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द जीपीयूज, ठीक है। तो देखो अगर सिंपल बात करें ना तो CUDA का फुल फॉर्म याद रखो, कंप्यूट यूनिफाइड डिवाइस आर्किटेक्चर। और ये क्या है, एक पैरेलल कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है, एक प्रोग्रामिंग मॉडल है जो कि एनवीडिया ने डेवलप किया है। CUDA अलाउ करता है डेवलपर्स को टू मतलब इंक्रीज द पावर ऑफ एनवीडियाज जीपीयूज, ठीक है, लाइक फॉर जनरल पर्पस कंप्यूटिंग के लिए बोल लो या फिर बेसिकली फास्टर प्रोसेसिंग के लिए अनेबल करता है बाय परफॉर्मिंग मल्टीपल कैलकुलेशन साइमल्टेनियसली, ठीक है। इसीलिए बस CUDA का यूज किया जाता है एंड ये बहुत सारे टास्क लाइक साइंटिफिक कंप्यूटिंग हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, इमेज प्रोसेसिंग हो गया, इन सब के जो है ना टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। तो बेसिकली ये जो जीपीयू है ना उसके हाई परफॉर्मेंस के लिए यूज किया जाता है और कुछ भी नहीं, ठीक है। इसलिए जीपीयू को और CUDA को साथ में यूज करता है हमारा एनवीडिया वर्कस्टेशन, ठीक है। सो आई होप आई हैव मेड दिस आल्सो क्लियर। नाउ कमिंग टू i860। i860 है हमारे पास, ये क्या है, द इंटेल i860 ऑल्सो नोन एज 80860 वॉज अ RISC microprocessor designed introduced by Intel in 1989. Okay, Intel i860 is a 32-bit microprocessor with 64-bit external data bus, ठीक है। तो इसका जो ब्लॉक डायग्राम है, प्लीज डर मत जाना, इसका जो ब्लॉक डायग्राम है ये है, ठीक है। हो सकता है इसका भी ब्लॉक डायग्राम आपको पूछा जाए, लेकिन इतनी ज्यादा आपको मतलब डिटेल्स बताने की इसमें जरूरत नहीं है। आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू कंप्लीट, लेकिन थोड़ा सा इसमें आप ध्यान रखो, थोड़े से ब्लॉक्स आप अगर इधर उधर भी कर देते हो इट्स ओके, बिकॉज ये बहुत टिपिकल ब्लॉक डायग्राम है। तो ठीक है, देखते हैं इसके अंदर क्या है। बेसिकली क्या होता है इंटेल i860, आपने समझ लिया होगा, ये एक RISC माइक्रो प्रोसेसर होता है जो कि बेसिकली इंटेल ने जो है वो डिजाइन किया है 1989 के अंदर। और ये एक 32-बिट माइक्रो प्रोसेसर होता है विद 64-बिट एक्सटर्नल डेटा बस, ठीक है। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं ना कुछ एडवर्टाइज कर रही हूँ, मतलब 32-बिट माइक्रो प्रोसेसर एंड ऑल। तो ठीक है, इसको आप ऐसे ही याद रखो, इंटरेस्टिंग वे में याद रखो, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है ऑफ दिस यूनिट। तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको इसको थोड़ा सा मस्ती में करना पड़ेगा तो हो जाएगा। तो बेसिकली मैंने जो बताया कि ये डेवलप किया गया है बाय पैरेलल प्रोसेसिंग, और इसके एप्लीकेशंस क्या है, यही साइंटिफिक कंप्यूटिंग, इंजीनियरिंग एंड मतलब ये सब चीजें, हाई परफॉर्मिंग वर्कस्टेशंस एक्सेट्रा। तो चलो ब्लॉक्स के ऊपर आते हैं, और एक एक का मैंने यहाँ पे आगे दिया हुआ है, ठीक है, जैसे इंस्ट्रक्शन कैचे, डेटा कैचे वगैरह, तो सब ब्लॉक्स की इंफॉर्मेशन है। तो धीरे धीरे पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले जो है हम ना एक एक स्लाइड आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि वो यहाँ पे कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। चलो, तो बेसिकली मैंने जो आपको बताया, पहले क्या है, इंस्ट्रक्शन कैचे है। तो ये इंस्ट्रक्शन कैचे कहाँ पे प्रेजेंट है देख लो, तो इंस्ट्रक्शन कैचे है, ओके। तो बेसिकली ये बाइट वगैरह नहीं भी याद रखा तो इट्स ओके, जस्ट इंस्ट्रक्शन कैचे याद रखो। ये जो है एक आपके i860 में ये 4 KB का साइज होता है इसका, ठीक है, 4 KB का आपका साइज होता है, इसलिए देखो 4 K बाइट यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये ऑर्गेनाइज किया जाता है एज अ टू वे सेट एसोसिएटिव कैचे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 वे है ना ये, इसलिए इसको ऐसी छोटी छोटी चीजें जो इसकी याद रखो। इसका 2 वे का मतलब क्या हो गया कि जो कैचे है वो डिवाइड किया गया है 2 सेट्स में, वेयर ईच सेट कैन स्टोर मल्टीपल ब्लॉक्स, ठीक है। हर सेट जो है वो मल्टीपल ब्लॉक स्टोर कर सकता है, और ईच कैचे ब्लॉक इज ऑफ 32-बिट बाइट्स इन साइज, ओके, 32 बाइट्स इन साइज। इसीलिए अगर हम देखें तो ये क्या है, 64 है, क्यों, क्योंकि ये 2 साइड है ना, 2 साइड है, इसीलिए इसको 64 बोला गया है। क्लियर ना, इतना तो समझ में आ गया, ओके। धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ इसको, ओके। अब इट इज केपेबल ऑफ ट्रांसफरिंग हाउ मेनी 64 बिट्स पर क्लॉक साइकिल, है ना। सो इसके वजह से इसका जो मतलब डेटा ट्रांसफर है वो बहुत इफेक्टिव है, ठीक है। कौन से रेट में ये दे रहा है, तो ये 320 MBPS के रेट में जो है ना दे रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। ये देखो यहाँ पे सब लिखा हुआ है, 320 MBPS के जो है ना रेट पे दे रहा है। एंड बेसिकली मतलब
प्रोसेसर जो है वो कौन से कितने टाइम में रन कर रहा है, 40 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, प्रोसेसर रन्स एट 40 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। और ये जो डिजाइन है बेसिकली ये हेल्प करता है टू इम्प्रूव द स्पीड एफिशिएंसी, दैट्स इट। तो बस इसको आपको क्यों याद रखना है, क्या क्या चीजें, देखो एक दो चीजें मैं आपको याद दिला देती हूँ वापस। इंस्ट्रक्शन कैचे है, इसका साइज क्या है, 4 KB का साइज है, इतना लिखना है आपको इतना लिखना है कि ये 2 वे सेट एसोसिएट कर रहा है कैचे का, है ना, 2 वे कर रहा है, इसीलिए तो 64 है ना, समझ में आ रहा है क्यों 64 लिखा है। और इसका हर कैचे जो है बेसिकली हर सेट जो है वो स्टोर करता है मल्टीपल ब्लॉक्स को, और एक ब्लॉक का क्या है, इसका साइज 32 बाइट्स है, समझ में आ रही है बात। और इसीलिए ये 64 बिट्स पर क्लॉक साइकिल कर रहा है, और वो जो पर क्लॉक साइकिल कर रहा है ना, इसके वजह से इसका डेटा ट्रांसफर जो है ना वो इफेक्टिव है, हाई है। और क्या है इसके डेटा ट्रांसफर का रेट, 320 MBPS है ना, और MB पर सेकेंड या जो भी इसको बोलते हैं, व्हेन द प्रोसेसर रन्स एट 40 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। बस इतना याद रखना है, इंस्ट्रक्शन कैचे में बस इतना याद रखना है, ठीक है। नाउ सेकेंड क्या है आपका, डेटा कैचे है। तो डेटा कैचे किधर है, देखो ये है आपका डेटा कैचे इधर, ठीक है। सो जो डेटा कैचे है ये स्लाइटली लार्जर है, इसका मतलब इसका जो 8 KB है इसका साइज, ठीक है। और ये ऑर्गेनाइज करता है अगेन सेम 2 वे, ठीक है, 2 वे सेट एसोसिएटिव। और ये ट्रांसफर कितना कर रहा है इस वक्त, ये कर रहा है 128 बिट्स पर क्लॉक साइकिल। ये कितना कर रहा था, 64 बिट्स पर क्लॉक साइकिल, ये कितना कर रहा है, 128 बिट्स पर क्लॉक साइकिल, है ना। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, हैंडल कर रहा है, मतलब बहुत ज्यादा और हाई लेवल में डेटा ट्रांसफर, है ना, पर साइकिल। अगर हम इंस्ट्रक्शन कैचे से कंपेयर करें तो ये जो है हाई रेट है इसका, बहुत ज्यादा, है ना। और बेसिकली इसके ट्रांसफर रेट की बात करें तो देखो इसका जो ट्रांसफर रेट है वो 640 MBPS है ना। और जो इसका जो प्रोसेसर का रनिंग टाइम है वो सेम है, 40 मेगाहर्ट्ज, समझ में आ रहा है, क्लॉक की जो स्पीड है वो 40 मेगाहर्ट्ज है, ओके, दैट इज क्लियर। और राइट बैक पॉलिसी इज यूज्ड हियर। तो जो राइट बैक पॉलिसी है ना वो मतलब बेसिकली एम्प्लॉयड टू दिस कैचे, मतलब इसका मतलब क्या है, when data is modified in the cache, it is not immediately returned to the main memory. Okay, instead the data is updated in memory only when it is evicted from the cache. Okay, so this helps in improving the performance by reducing the number of memory write operations. ठीक है, इसलिए इसको write back policy जो है बोला जाता है। सिंपल, आई होप समझ में आ गया होगा मैंने क्या बताया आपको। जो डेटा है वो क्यों मॉडिफाई कैसे होता है इस कैचे के अंदर, डायरेक्टली मॉडिफाई होता है क्या, नहीं, मतलब डायरेक्टली मेन मेमोरी के अंदर नहीं लिखा जाता। जो डेटा है पहले अपडेट किया जाता है मेमोरी के अंदर, तब हम उसको अपडेट करते हैं, जब वो कैचे में से डिलीट होता है तब जाके उसको मेन मेमोरी के अंदर हम लिख रहे होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं राइट बैक पॉलिसी, ठीक है। उसके बाद देखो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है जो कि MMU है, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर हैंडलिंग वर्चुअल मेमोरी। बस इतना याद रखो, जो वर्चुअल मेमोरी है किधर है, देखो भाई ये किधर है, MMU इधर है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, वर्चुअल मेमोरी को आपको रिस्पॉन्सिबल है फॉर हैंडलिंग। और i860 के अंदर बेसिकली ये सपोर्ट करता है कितना, प्रोटेक्टेड 4 KB, ठीक है, 4 KB पेजेड वर्चुअल मेमोरी होती है इसके पास। एंड अगेन इसके जो मतलब ये डिवाइडेड है इनटू पेजेस ऑफ 4 KB ईच, ठीक है, ओके। सो आई थिंक इतना इनफ है। बाकी यहाँ पर क्या लिखा है देखते हैं। It implements protected 4 KB paged virtual memory of 2^32 bytes via TLB। ठीक है, जो सिस्टम है वो क्या कर सकता है, एड्रेस कर सकता है एक टोटल ऑफ 2^32 बाइट्स ऑफ वर्चुअल मेमोरी, जो कि अलाउ कर रहा है हमारा लार्ज एड्रेसेबल मेमोरी स्पेस, ओके। और जो MMU है इसको हम TLB जो है ना, ये TLB का फुल फॉर्म होता है ट्रांसलेशन लुकासाइड बफर। तो बेसिकली MMU इसको यूज करता है, क्यों यूज करता है, सिंपल, आप TLB याद रखो, नो नीड ऑफ रिमेम्बरिंग इट्स फुल फॉर्म, जस्ट ये याद रखो ये जो TLB का यूज कर रहा है ना, इससे इसका जो एड्रेस ट्रांसलेशन है ना इसकी स्पीड बढ़ रही है, देख रहे हो ना, ये एड्रेस से तो डील कर रहा है, तो ये जो एड्रेस ट्रांसलेशन है ना इससे इसकी जो स्पीड है ना बढ़ रही है, ठीक है। जहां पर जो वर्चुअल मेमोरी एड्रेस है वो बेसिकली मैप किया जा रहा है टू फिजिकल एड्रेसेस इन द मेन मेमोरी। बस आप इतना याद रखो और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, TLB 4 KB, बस इतनी चीजें आप याद रखो। अदरवाइज जितना मैंने ये लिखा है इतना भी लिख लिया तो इट इज इनफ। मैं आपको और इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ ताकि आपकी ये जो लिखी हुई इन्फॉर्मेशन है आपको कम लगे और फिर आपको जो है ना इतना ही याद आ जाए एग्जाम्स में, ठीक है। तो हमने इंस्ट्रक्शन कैचे पढ़ा, डेटा कैचे पढ़ लिया, MMU पढ़ लिया जो कि है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। उसके बाद हमारे पास क्या है देखो, बस कंट्रोल यूनिट, ओके। बस कंट्रोल यूनिट क्या है, एक 64 बिट डेटा ट्रांसफर बिटवीन चिप एंड द आउटसाइड वर्ल्ड इज कोऑर्डिनेटेड बाय बस कंट्रोल।
तो किधर है भाई बस कंट्रोल, तो बस कंट्रोल ये है, देखो बस कंट्रोल यूनिट। तो ये जो लाइन है ना, ये क्या कर रही है, इनका कंट्रोल ही तो कर रही है, बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द 64 बिट डेटा ट्रांसफर बिटवीन i860 चिप और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है ना उससे, यानी कि जो मेमोरी है और जो अदर कंपोनेंट्स है ना उनके बीच में जो है ना ये क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है डेटा ट्रांसफर। दैट्स इट, बस इतना याद रखो, कुछ और याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, इट गॉट हैंग्ड आउट। यस, रिस्क कंट्रोल यूनिट। रिस्क कंट्रोल यूनिट क्या है, देखो, it performs the functions of executing load, store, integer, bit and control instructions. It also fetches the instruction for floating point control unit। ठीक है, तो जो ये रिस्क कंट्रोल यूनिट है ना किधर है देखते हैं। बेसिकली ये ना हैंग मार रहा है, आई थिंक सो। कम यस, रिस्क कंट्रोल यूनिट किधर है, ये है क्या रिस्क कंट्रोल यूनिट, आई थिंक सो। मे बी ये दिख नहीं रहा है ना इसमें, कहाँ पर है MMU कोर यूनिट, तो चलो यहीं पर कोई होगा रिस्क कंट्रोल यूनिट, या आपको दिख रहा है तो समझ लो भाई। ठीक है, तो बेसिकली ये बेस कंट्रोल यूनिट था, ये जो है ना यहाँ पर ये जो है आई थिंक यही होगा रिस्क कंट्रोल यूनिट। तो ये जो भी है यहाँ पर बेसिकली क्या कर रहा है, ये परफॉर्म कर रहा है फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिंग लोड, स्टोर, इंटीजर, बिट एंड कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, और ये फेच करता है इंस्ट्रक्शंस फॉर फ्लोटिंग पॉइंट कंट्रोल यूनिट। तो बस इतना भी याद रखोगे ना, फ्लोटिंग पॉइंट कंट्रोल यूनिट के इंस्ट्रक्शंस फेच कर रहा है, इट्स इनफ। ओके, और फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट्स हैं, सो देयर आर 2 फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट्स, देयर आर मल्टीप्लायर यूनिट और एडर यूनिट। तो बेसिकली ये फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट्स के बारे में है। फिर ग्राफिक्स यूनिट भी होता है, तो ग्राफिक्स यूनिट क्या है, दिस यूनिट एग्जीक्यूट्स इंटीजर ऑपरेशंस करस्पॉन्डिंग टू 8, 16, 32 बिट पिक्सल डेटा टाइप। ठीक है, तो आपका जो ग्राफिक्स यूनिट है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, लेट मी शो यू। ग्राफिक्स यूनिट ये नीचे जो है ना आपका यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो बेसिकली ये ग्राफिक्स यूनिट की हम बात कर रहे थे। So yes, so this unit executes integer operations corresponding to 8, 16, 32-bit pixel data type, और ये unit support करता है 3D drawing in graphics frame buffer, the color intensity, hidden surface elimination, shading etc. जो है ये unit perform करता है। अब देखो मैं आपको बताऊं, आपने अभी तक कितना पढ़ लिया, ग्राफिक्स यूनिट आपने पढ़ लिया है ना, और उसके बाद हमने उससे पहले हमने क्या पढ़ा था, देखो अगर स्टार्टिंग से बात करें, हमने इंस्ट्रक्शन कैचे पढ़ा, डेटा कैचे पढ़ा, MMU पढ़ा, उसके बाद बस कंट्रोल यूनिट पढ़ा, फ्लोटिंग पॉइंट्स, रिस्क कंट्रोल यूनिट पढ़ा, और फिर हम ग्राफिक्स यूनिट पढ़ रहे हैं। अगर आपको इनमें से 3-4 भी मोस्टली मैं बता रही हूँ मैक्स टू मैक्स याद रहता है ना, तो बहुत बड़ी बात है। एंड आप अगर उतने भी मेंशन करते हो, एक्सप्लेन करते हो, आपको समझ में आया है ना, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इतना सब पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बट आप जितना ज्यादा एक्सप्लेन कर पा रहे होगे उतना करना, क्योंकि अगर क्वेश्चन 5-6 मार्क्स का है तो आप सब एक्सप्लेन करना उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद ग्राफिक्स मेमोरी पाइपलाइन में क्या है, सो इन 3D CG कंप्यूटर ग्राफिक्स, द ग्राफिक्स पाइपलाइन और रेंडरिंग पाइपलाइन रेफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स यूज्ड टू क्रिएट अ 2D raster representation of a 3D scene। यानी बेसिकली 3D सीन को हम 2D रिप्रेजेंटेशन कर रहे होंगे तो उसमें हम यूज करते हैं किसका, ग्राफिक्स मेमोरी पाइपलाइन का। Plainly speaking, once a 3D model has been created, for instance in a video game or any other 3D computation and computer animation, जो ग्राफिक्स पाइपलाइन है is the process of turning that 3D model into what the computer displays। हम कंप्यूटर के अंदर देख पा रहे होते हैं 3D ऑब्जेक्ट्स को, है ना, तो बेसिकली हम उन 3D ऑब्जेक्ट्स को कैसे देख पा रहे हैं, हम बेसिकली हम तो एक स्क्रीन पे देख रहे हैं जो कि एक 2D है, राइट। तो बेसिकली यही ग्राफिक्स मेमोरी पाइपलाइन का जो है यूज हो रहा होता है, एंड वी कैन सी 3D मॉडल्स एंड ऑन आवर कंप्यूटर डिस्प्लेस। फिर बस इंटरफेस और फ्रंट एंड है, ये क्या है, इंटरफेस है टू द सिस्टम टू सेंड एंड रिसीव डेटा कमांड्स। तो ये वही हमारा जो i860 इससे रेफर कर रहा है। वर्टेक्स प्रोसेसिंग है, इट कन्वर्ट्स ईच वर्टेक्स इनटू 2D स्क्रीन पोजीशन एंड लाइटनिंग में बी अप्लाइड टू डिटरमाइन इट्स कलर। A programmable vertex shader enables the application to perform custom transformations for effects such as wrapping और deformation of shapes। तो ये तो इजी है जो कि हो रहा है ना उसके अंदर। तो छोटे छोटे मतलब जैसे वर्टेक्स प्रोसेसिंग हो गया, बस इंटरफेस, फ्रंट एंड वगैरह, तो ये लास्ट के जो है ना आपके कुछ है। उसके बाद देखो क्लिपिंग है। क्लिपिंग क्या होता है, बेसिकली हमें पता है क्लिपिंग का मतलब, तो ये रिमूव करता है कुछ पार्ट ऑफ इमेज दैट आर नॉट विजिबल इन द 2D स्क्रीन व्यू। तो जैसे कि हमने क्लिपिंग को आई थिंक सो सेकंड यूनिट के अंदर पढ़ा हुआ है,
तो वही आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, ठीक है। जो कि बैक साइड्स ऑफ इमेजेस वगैरह है, एरियाज है, उनको रिमूव करता है क्लिपिंग। फिर प्रिमिटिव असेंबली या ट्राइंगल सेटअप है। वर्टाइसेस आर कलेक्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू ट्राइंगल्स। Okay, information is generated that will allow later stages to accurately generate the attributes of every pixel associated with the triangle. तो ये कुछ ट्राइंगल सेटअप है जो कि उसके अंदर अगेन प्रेजेंट है। उसके बाद रास्टराइजेशन है। रास्टराइजेशन में द ट्राइंगल्स आर फिल्ड विथ पिक्सल्स, यानी कि जो कि फ्रेगमेंट्स उनको बोला जाता है, विच मे और मे नॉट वाइंड अप इन द फ्रेम बफर इफ देयर इज नो चेंज टू दैट पिक्सल और इफ इट वाइंड्स अप बीइंग हिडन। ओके, सो रास्टराइजेशन के लिए जस्ट आप इतना याद रख सकते हो, ट्राइंगल्स जो होंगे ना उनको फिक्स मतलब फिल किया जाता है बाय सम पिक्सल्स जिनको हम फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। देन ऑक्लूजन कलिंग है, रिमूव्स पिक्सल्स दैट आर हिडन, यानी कि हिडन को ही ऑक्लूडेड भी बोला जाता है बाय अदर ऑब्जेक्ट्स इन द सीन। तो बेसिकली उनको हम हिडन जो है ना उन पिक्सल्स को रिमूव कर रहे होते हैं। देन एट लास्ट कुछ टूल्स हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स के, जो कि 3D स्टूडियो है, माया है। तो अगर आपको ऐसा आता है कि कुछ टूल्स भी बताओ कंप्यूटर ग्राफिक्स के, तो उसमें भी आप स्टक नहीं होने चाहिए, इसलिए मैंने लिखा है, देखो 3D स्टूडियो है। तो 3D स्टूडियो मैक्स इज अ प्रोफेशनल 3D कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोग्राम for making 3D animations, models, games and images. So it is developed and produced by Autodesk Media and Entertainment. तो ये जो है बेसिकली 3D जो कंप्यूटर ग्राफिक्स है, 3D एनिमेशंस, मॉडल्स, गेम्स, इमेजेस वगैरह, इसको जो है ये जनरेट करता है। तो 3D स्टूडियो एक टूल आप इसको याद रख सकते हो जो कि ऑटोडेस्क मीडिया एंटरटेनमेंट ने बनाया है। फिर माया है। Maya is used to create interactive 3D applications including video games, animated film, okay, TV series as visual effects. So the product is named after the Sanskrit word Maya, the Hindu concept of illusion, ठीक है। So जो illusion को बोला जाता है as Maya, तो इसीलिए उसका नाम माया है। बेसिकली ये 3D applications, interactive 3D applications क्रिएट करता है। तो ये बस दो इनफ है आपको टूल्स फॉर रिमेम्बरिंग, एंड दैट्स ऑल। हमारा जो यूनिट है वो यहाँ पे वाइंड अप होता है। So देखो मैंने जो आपको बताया ना, स्टार्ट से मैं आपको अगर बताऊं तो बहुत ज्यादा सिंपल आप इसको समझ सकते हो। बाकी यहाँ पे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है। ये पीडीएफ भी मैं आपको जो है ना दे दूंगी प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे। बहुत ज्यादा सिंपल वे में यहाँ पे मैंने एक एक लाइन एक्सप्लेन करी हुई है। सो दैट वाज द थिंग। अदरवाइज यहाँ पे आके देखें तो हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन पढ़ लिया टू एनिमेशन गेमिंग, मतलब बेसिकली चलो सेगमेंट से हम पढ़े तो सेगमेंट पढ़ा हमने, सेगमेंट टेबल देखा, सेगमेंट टेबल समझ लिया, फंक्शन समझे, क्रिएट सेगमेंट, फिर क्लोज सेगमेंट है ना, रीनेम सेगमेंट है ना। उसके बाद हमने देखा सेगमेंट टेबल फंक्शन है ना। तो पहले हमने क्रिएट सेगमेंट का एल्गोरिदम पढ़ा, क्लोज सेगमेंट का एल्गोरिदम पढ़ा, डिलीट का पढ़ा, रीनेम का पढ़ा है ना। उसके बाद सेगमेंट टेबल फंक्शंस है ना, इसके एडवांटेजेस देखे। फिर इमेज ट्रांसफॉर्मेशन का हमने एल्गोरिदम भी देख लिया। तो जस्ट इमेज ट्रांसफॉर्मेशन आता है तो ये 3 शेप्स आपको याद रखने हैं। फिर हम एनिमेशन में घुसे, फिर एनिमेशन के अंदर हमने डेफिनेशन उसका पढ़ा, देन बहुत सारी उसके जो है ना टाइप्स, जैसे कि फ्रेम एनिमेशन और स्प्राइट एनिमेशन, बहुत अच्छे से समझा, इनकी डिफरेंस भी हमने समझी। फिर कुछ एनिमेशन लैंग्वेजेस पढ़ी, लीनियर लिस्ट, जनरल पर्पस, ग्राफिकल, फिर सबके बारे में एक एक पढ़ा, सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल लैंग्वेजेस में। फिर मॉर्फिंग का एक कॉन्सेप्ट है वो हमने देखा है ना। उसके बाद हम गेमिंग में आए। गेमिंग के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, देखो इंट्रोडक्शन, गेमिंग प्लेटफॉर्म में एनवीडिया i860 और एडवांसेस। तो एडवांसेस भी हमने वही टूल्स वगैरह पढ़े। तो गेमिंग प्लेटफॉर्म का यहाँ पे डेफिनेशंस है, एनवीडिया वर्क स्टेशन के बारे में, देन जीपीयू क्या होता है, सीपीयू के साथ जीपीयू अगर मिक्स कर देंगे तो क्या होगा। फिर हमने एनवीडिया वर्क स्टेशन का तो ये बहुत ज्यादा अच्छे से समझ लिया है ना, पूरा का पूरा ब्लॉक डायग्राम। फिर CUDA क्या होता है ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया, i860 एक्सप्लेन किया। फिर ये जो है ब्लॉक डायग्राम, इसको हमने समझ लिया। तो अब जो है थोड़ा सा ये आपको फैमिलियर लगता होगा। तो इसके अंदर मैं आपको बताऊं, आप जो है ना याद कर सकते हो, वो है आपके इंस्ट्रक्शन कैचे, डेटा कैचे, MMU आप याद रख सकते हो, बस कंट्रोल यूनिट, रिस्क कंट्रोल यूनिट, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, यहाँ तक तो हम सब याद रख सकते हैं। ग्राफिक्स यूनिट भी हम याद रख सकते हैं, ठीक है। ग्राफिक्स मेमोरी पाइपलाइन क्या होता है ये भी आपको बताया मैंने। फिर बस इंटरफेस, फ्रंट एंड, वर्टेक्स प्रोसेसिंग अगर याद रहता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो। बेसिकली क्लिपिंग तो हमें पता ही है क्या होती है ना, वो हम बता सकते हैं। प्रिमिटिव असेंबली, ट्राइंगल सेटअप वगैरह अच्छे से बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रास्टराइजेशन, ऑक्लूजन, कलिंग, तो बहुत सारे, मतलब मैंने सबका बताया है आपको। अगर इनमें से 3-4 भी याद रहते हैं तो आप प्लीज उसके ब्लॉक डायग्राम अगर आता है ना 860 का तो आप उसमें लिखो। अदरवाइज अगर ये आपको डिफिकल्ट लग रहा है सो आता ऑप्शन में ही है। अगर आप पूरा यूनिट अच्छे से कर रहे हो तो i860 को आप
स्किप कर सकते हो, लेकिन मतलब ये शर्त होगी कि आपको पूरा यूनिट और बाकी का अच्छे से करना है, ठीक है। सो दैट वाज द थिंग। एंड टूल्स ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स में हमने 3D स्टूडियो और माया पढ़ा एंड दैट्स ऑल। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंड दैट वाज द कंप्लीट यूनिट ऑफ योर सीजी, ठीक है। तो चलिए सीजी का भी सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो डीएम हो गया, एफडीएस हो गया, ओपी हो गया, सीजी भी हो गया, बस डीएलडी बचा है। तो डीएलडी को जब हमारा जो गैप है ना उसमें अच्छे से पढ़ लेंगे, नो टेंशन। सो अच्छे से स्मूथली हमारा जो सिलेबस है वो अच्छे से हो रहा है। तो आपके जो भी कमेंट्स हो, जो भी आपके दिल में हो, आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके। बहुत मेहनत लग रही है छोटी-छोटी, मतलब आपको लग रहा होगा कि यस शी इज मेकिंग जस्ट लाइक दिस, बट बहुत मेहनत लगती है फॉर मेकिंग दिस पीपीटीज, फॉर वर्किंग एंड फॉर रिकॉर्डिंग, फॉर एडिटिंग, एवरीथिंग। बहुत ज्यादा टाइम लगता है एंड बहुत सारी मेहनत लगती है। सो जस्ट आई नीड इज योर सपोर्ट गाइज। आप जाके जो भी है आपके दिल में आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड सारे के सारे नोट्स, इफ यू वांट हैंड रिटन नोट्स, इफ यू वांट ऑल मास्टर सॉल्यूशंस, इफ यू वांट दिस स्लाइड, इफ यू मतलब पीपीटी, ऑल्सो इफ यू वांट दिस पीपीटीज लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, सब कुछ आपके प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। सो अगर आपको ज्वाइन करना है तो अभी आप गूगल फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। तो बहुत मजा आ रहा है उनके साथ भी मुझे, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं उनके साथ शेयर कर रही हूँ एंड दे आर लाइक माई गोल्ड चार्म्स। सो चलिए दैट वाज द थिंग। एंड अगर आप करना चाहते हो तो अभी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए दैट वाज ऑल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।